इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई इलेक्शंस होते क्या हैं, उनको कंडक्ट करवाता कौन है। नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि भाई एफपीटीपी सिस्टम और पीआर सिस्टम के बीच, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल भी बताया ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी आराम से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कौन कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दी गई हैं, कहाँ कहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशंस हैं और कितनी परसेंटेज में है। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस वाले चैप्टर के अंदर, जिससे कि डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और लास्ट में एज़ यूजुअल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कार्टून्स और इम्पॉर्टेंट टेबल के बारे में। एक टेबल जो कि इस चैप्टर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन अगेन बनना ही बनना है। ठीक है, और स्टार्टिंग के जो दो कार्टून्स हैं ना, अडल्ट वोट जो बड़ा सा हाथी दिख रहा है और उसके ऊपर की जो फोटो है वो अभी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सो हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। और वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर चैप्टर। लेकिन मैं आशा करता हूँ जो बातें मैंने आपसे कही आप उन पर विचार करेंगे, सोचेंगे और देखेंगे कि देश की तरक्की कैसे हो सकती है। आखिर में आपकी शक्ति से हो सकती है, आपकी संगठित शक्ति से हो सकती है और आपकी संगठित ओके, अब इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ कवर किए हैं वही एज़ यूजुअल मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है, एंड कार्टून्स भी और हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो बॉक्सेस हैं मैंने बीच बीच में डाले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने इससे पहले के दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। एंड राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको स्पेशली एक बहुत अच्छा मेमोनिक, एक बहुत अच्छा सेंटेंस प्रोवाइड करा है ताकि आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एज इट इज़ बाय हार्ट याद हो जाएँ। तो उन दोनों वीडियोस को जाकर के ज़रूर चेकआउट करना, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, प्लेलिस्ट है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी प्लेलिस्ट खोलो, हर एक चैप्टर आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक, ओके, अब इस चैप्टर के लिए अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था कि पेज नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए। इस चैप्टर के लिए आपका कंपैरिजन बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये जो रेड से लिखा हुआ है ना, बोल्ड एंड रेड से, ये पेज नंबर 59 आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बाय हार्ट याद करना होगा आपको। ठीक, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अभी साथ साथ पढ़ाती जाती हूँ। चलो, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग व्हाट आर इलेक्शन से, कि भाई इलेक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ भाई हमें पता है हमारे कंट्री में 1947 के बाद से हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते आ रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को साइड कर देते हैं कि अगर कभी जो है जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो इलेक्शंस जल्दी हो गए, वरना हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्शंस में होता क्या है, हम लोग नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं वो जा करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट होती है जो कि सारा का सारा लॉ, सारा का सारा काम, सारी की सारी पॉलिसीज़ वो गवर्नमेंट लेकर के आती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है, उसके सामने ऑपोजिशन होती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी अलग अलग जो पार्टीज़ हैं वो पार्टीज़ होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और ये बन के कैसे आया भाई, हमें हुए हमारे इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस में हमारे पास बहुत सारे आपके कैंडिडेट्स थे, बहुत सारी पार्टियां थी आपकी। ठीक है, हमने जाकर के वोटिंग करी। सपोज़ किसी ने बीजेपी के लिए वोटिंग की, किसी ने आम आदमी पार्टी के लिए वोटिंग की, किसी ने कांग्रेस के लिए की। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब ने अपने अपने वोटिंग कर दी। मेरा जिसको मन था मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वोटिंग की। ठीक है, मेरा किसी के ऊपर नहीं दबाव था, ना ही कोई मेरे ऊपर ऐसे गन पॉइंट पर खड़ा था कि नहीं भाई तुम्हें तो उसको वोटिंग करनी है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। हमारे कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे मेरी जो मर्ज़ी होगी, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को मुझे वोट करना है मैं उसको जा कर के वोट करूँगी। ठीक है, अब एफपीटीपी सिस्टम की मदद से हमारे कंट्री में इलेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मेरे को जिसको वोट करना है मैं कैंडिडेट को जा कर के वोट करती हूँ। ठीक है, मैं पार्टी को वोट नहीं करती, मैं कैंडिडेट को वोट करती हूँ। ठीक है, ओके, अब इलेक्शन से पता क्या चलता है, सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि भाई फ्री होते हैं, फेयर होते हैं।
ठीक है, हमारे पास इतना राइट है, हमारे पास इतना अधिकार है कि हमारे ऊपर किसका अथॉरिटी रहेगी, हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, हम उसको जा कर के सेलेक्ट करते हैं। हमारी कंट्री में यूके की तरह एक मोनार्क नहीं है। ठीक है, आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ना एग्जीक्यूटिव, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ मैंने बताई है कि भाई यूके में कैसा होता है, बेल्जियम में कैसा होता है, वहाँ के प्रॉपर हर एक चीज़ आपको, पार्लियामेंट कैसी होती है, वहाँ का फ्लैग क्या है, वहाँ के जो किंग एंड क्वींस हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या है, हर एक चीज़ मैंने आपको और अच्छे से समझाई है। तो आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई मोनार्क सिस्टम होता क्या है। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। एंड इस चैप्टर के अंदर हमारी कंट्री के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, जहाँ पे हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको खुद जा करके सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाई टाइप्स ऑफ इलेक्शन, कि भाई कितने टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपके जनरल इलेक्शंस, जो कि अभी अभी हुए 2024 में इलेक्शंस हुए ना, पूरे कंट्री के बेसिस पे इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस, वो हो गए आपके बेसिकली जनरल इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन का मतलब क्या हुआ आपके भाई, मेयर के इलेक्शंस हो गए, काउंसिल ऑफ मेंबर्स के इलेक्शन हो गए, आपके ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इनके इलेक्शंस हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपने कभी जो प्रेसिडेंट हैं हमारी अभी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, तो क्या आपने कभी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है? नहीं। हमने जिन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था, जिनको इलेक्ट किया था, उन्होंने आगे जा कर के सेलेक्ट किया ना हमारे प्रेसिडेंट को। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को। हम तो ये काम नहीं करते। ठीक है, तो क्या है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जितनी वोट्स मिलेंगी उसी के हिसाब से यहाँ पे सीट्स मिलेंगी, और यहाँ पे पार्टियों को वोट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं होते, यहाँ पे पार्टी को वोट दी जाती है। किस में? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नेक्स्ट आता है भाई आपका रेफरेंडम। रेफरेंडम्स का मतलब होता है जहाँ पे भाई आपकी जो पूरी की पूरी सिटीजन्स है ना, वही किसी पॉलिसीज़ पे, किसी बैलेट्स पे वोट करती है। ठीक है, बेसिकली आपका इसका एग्जांपल लो, ब्राज़ील का एग्जांपल है, जहाँ पे 3 बार रेफरेंडम पॉलिसीज़ वगैरह जो हुई, लॉ हो गई, वो सारे के सारे लोग मिल करके उसको सेलेक्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड रेफरेंडम्स का ही जो बेसिकली ये सिस्टम वगैरह है, ये बहुत पहले के टाइम पे भी चलता था। ठीक, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, कि भाई कितने टाइप के तरीके से इलेक्शंस किए जाते हैं। सबसे पहला आपका भाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में कंडक्ट होता है, जिससे कि हम लोग जाकर के जितने भी जो पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट हैं, उसको जाकर के हम वोट देते हैं। ठीक है, अभी भाई आपने देखा होगा ऐसे एग्ज़िट पोल्स निकलते हैं। ठीक है, जब मेन रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले एग्जिट पोल्स निकलते हैं, तो वो कैसे पता चलता है भाई कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट्स मिले वो जीत गया। ठीक है, जैसे इस बार देखो बीजेपी की सरकार आई। ठीक है, बेसिकली तो मतलब एनडीए। ठीक, तो बीजेपी की जब सरकार आई तो पता कैसे चला भाई, जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट्स मिल रहे हैं वो जीत गया। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 50% + 1 वोट्स हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो सबसे पहले जो आगे निकलेगा ना वही जीतेगा। ठीक है, रेस में जो सबसे तेज़ दौड़ा वो जीत गया। ठीक, तो वही सिस्टम है यहाँ पे भी। ठीक, वही हम लोग आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, कि भाई जितनी आपको वोट्स मिली है पार्टी को, जितनी पार्टी को वोट्स मिली है उतनी ही आपको सीट्स भी मिलेंगी। ये सिस्टम कहाँ पे होता है? राज्य सभा में होता है। ठीक है, और लास्ट है आपका भाई मिक्स सिस्टम, जो कि आपको पढ़ना नहीं है इस चैप्टर के अंदर, इस साल आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मिक्स सिस्टम बेसिकली जहाँ पे आपका FPTP सिस्टम और PR सिस्टम दोनों मिक्स्ड है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करोगे तो आपको इसमें और अच्छे से आप पढ़ने वाले हो। ठीक, अब इलेक्शंस के अंदर होता क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कंट्री में पहले कितनी एज तक जो इलेक्शन है वो मतलब हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स पार्ट ले सकते थे 21 साल की उम्र तक, पर अब उसकी एज क्या हो गई? 18 की उम्र। तो अगर आप 18 के ऊपर हो, अगर आपकी एज जो है आप 18+ हो, तो आप आराम से जा कर के इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हो, आप आराम से जा कर के वोटिंग कर सकते हो। ठीक है भाई, इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? जो ये इलेक्शंस है ये कंडक्ट करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन। हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, कैंपेनिंग हो गया आपका। ठीक है, आपका जो पोलिंग बूथ होता है बेसिकली उस टाइम पे अगर ऐसे गुंडागर्दी ना हो रही हो वहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे लेम भाषा में कहूँ कि भाई गुंडागर्दी ना हो, कि सबके सरों पे ऐसे बंदूक है कि नहीं भाई तुझे तो इसी को वोट करना है, भी इसी को वोट कर।
ठीक है, मसल पावर जिसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ईवीएम मशीन्स के साथ छेड़छाड़ ना होना, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ही देखता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही ये सारी चीज़ों को देखता है। भाई कैंडिडेट कौन कौन आएगा, उनकी नॉमिनेशन, उनका जो सिंबल है, हर एक चीज़, वोटिंग की काउंटिंग, हर एक चीज़ जो प्रॉपर एक इलेक्शन कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। और लास्ट इज भाई चैलेंजेस क्या है। देखो हर एक कंट्री में जहाँ पर भी आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो भी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है हमारी कंट्री तो, ठीक है, वहाँ पे कैओस थोड़ा मोड़ा होना ही होना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम लोग पूरी कंट्री के स्केल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो साइड में मैंने आपको फ़ोटो लगाई हुई है ना, वो फर्स्ट इलेक्शन की इमेजेस है। ये लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि उनके ऊपर से फाइनली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है वो हट गया है, तो अब लोग जो है वो आराम से जा कर के वोटिंग कर सकते हैं, अपने उम्मीदवारों को चुन सकते हैं जिन्हें हम चाहते हैं ना कि कौन हमारे ऊपर रूल करेगा, कौन हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज़ निकालेगा, हम उनको जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक जो बूढ़ा इंसान है वो किसी के ऊपर चढ़ करके भी वो जा करके वोटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको वोट देना है, ठीक है। तो यही जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए जब आप 18 से प्लस हो जाओ, ठीक है, कि आप घर में पढ़े ना आ रहा हो, उसको एज अ हॉलीडे समझ करके आप भी जा करके वोट करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका भाई इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, की इलेक्शंस का और डेमोक्रेसी का क्या रोल है। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, कि भाई क्या हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमारी कंट्री पे पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, उससे पहले किंग्स का रूल था, मुगल्स का रूल था, ठीक है। अब जब किसी का पर्टिकुलर एक रूल है, एक अथॉरिटी है हमारे ऊपर, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म है, मतलब कि जहाँ पे कोई हमारे ऊपर बस कब्जा किए। हमारे कंट्री के अंदर क्या है, हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा स्टेप लेती है जो कि लोगों को लगे ये गलत है, सबसे पहले जो चीज़ भाई ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है। उसके बाद चीज़ क्या है, यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट का हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास उस चीज़ के खिलाफ क्वेश्चन करने का ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बैलेंस सिस्टम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। तो ये हर एक चीज़ हमारी कंट्री के अंदर है जो कि एक हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, मतलब सपोज हमारे ऊपर किसी का रूल है, ठीक है। हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी राजा का रूल है, हमारे ऊपर किसी मुगल का रूल है, और हमें लेकिन इलेक्शंस चाहिए। हम चाहते हैं कि हम चूज़ करें हमारा राजा कौन होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उसमें क्या होगा, उसमें तो राजा का बेटा अगेन राजा ही बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर डेमोक्रेसी नहीं हुई तो इलेक्शंस कहाँ से होंगे, वहाँ पे तो राजा 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 का बेटा राजा राजा का बेटा राजा, यही चल रहा है वहाँ पे तो सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। किंग की फैमिली जो एलीट फैमिली है वही सारा का सारा रूल कर रही है, वही पॉलिसीज़ निकाल रही है, वही लॉस निकाल रही है। तो ये सारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे कि जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी होती ही होती है, ठीक है। अब आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताती हूँ कि होता क्या है। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि हमारी कंट्री किसके अंडर आती है, डायरेक्ट के अंदर कि इनडायरेक्ट के अंदर, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो लोग हैं वो जितने भी आपके डिसीजंस हैं वो खुद ब खुद ही लेते हैं, पर ये लार्ज स्केल के लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसका एग्जांपल जैसा कि आपकी बुक में भी गिवन है, एथेंस एंड ग्रीस के बारे में, बहुत टाइम पहले की बात है, ठीक है, जहाँ पे एंशिएंट एथेंस एंड ग्रीस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जितने भी लोग थे, मेन, बेसिकली मेन, नॉट वुमेन, नॉट पुअर, नॉट चिल्ड्रेन, और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ही एंशिएंट टाइम की बात कर रही हूँ। तो जितने भी मेन जो कि 20 साल से ऊपर की उम्र के थे, उनको अलाउड था कि वो जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद एक साथ कलेक्टिवली लें, ठीक है। लॉज, पॉलिसीज़ बनाना वो खुद एक साथ ये काम करें, रादर देन कि वो किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सब के सब मिल करके एक साथ ही सारे के सारे जो कोई डिसीजन होते थे वो लिया जाता था। पर अब आप सोचो, हमारी इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं, इतने सारे आप कह लो एथनिक ग्रुप्स हैं, इतने सारे डाइवर्सिटी है, माइंड सबके इतने अलग है। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल पे सारा काम हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जहाँ पे होता क्या है, जहाँ पे सिटीजन्स जो है वो कैंडिडेट को, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं और वो उन उम्मीदवारों को चुनते हैं जो कि उनको लगता है कि हाँ भाई वो लोग हमारे लिए डिसीजंस जो है वो लेंगे। हम जाके उन्हें अपने एस्पायरेशंस, अपने गोल्स बताते हैं, वो उस पर पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं, वो उस पर काम करते हैं, लॉज लेकर के आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कनेक्शन बनता है किसके बीच में, जो गवर्नमेंट है और जो सिटीज़न है उनके बीच में। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताना कि आप मुझे बताओगे अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारी कंट्री के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है। क्या हम अपने कैंडिडेट को बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे इलेक्ट कर देते हैं तो क्या वो डायरेक्ट हो गए, या फिर हम उन्हें इलेक्ट करते हैं और वो फिर हमारे लिए लॉज बनाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ भाई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर जो इलेक्शन है उसके बारे में मेंशन्ड है। कैसे मेंशन्ड है भाई, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है हमारी कंट्री। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी है ही है। एंड हमारी कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसको कि ध्यान कौन रखता है इस चीज़ का भाई, इलेक्शन कमीशन। क्योंकि मैंने आपको अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी हर एक चीज़ समझाई कि भाई कैसे ध्यान रखता है कि भाई गुंडागर्दी ना हो। ठीक है, ईवीएम मशीन्स के साथ कोई भी छिड़खानी ना हो। ठीक है, एंड जितने भी जो ये रैलीज़ वगैरह हैं इन सब के लिए ना प्रॉपर एक बजट सेट किया जाता है कि आप इसके बाहर जो है आप वो एक्सपेंडिंग नहीं कर सकते। ऑल्दो की जाती है बिकॉज इट्स इंडिया, यू नो, सो बट एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाता है कि आप इसके बाहर जो है पैसे या फिर रैलीज़ में, कैंपेन्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, हर एक चीज़ में, ठीक है, आप खर्च नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी भी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं ना उनको भी ऊपर आने का, अपलिफ्ट होने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्री और फेयर कैसे है भाई कि वोटिंग, काउंटिंग करना हर एक चीज़ की। ठीक है, जो लोग हैं सबके पास उनके वोटर आईडी कार्ड्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं कि भाई हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्शंस है वो हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके भाई कार्टून, जो कि आपका 52 पेज नंबर पे कार्टून है, सबसे पहला कार्टून है आपके चैप्टर का, जहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दे से इलेक्शंस आर द कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी बट दिस कार्टून डिपिक्ट्स अ केओस इंस्टेड ऑफ अ ट्रू इलेक्शंस ऑलवेज। कि भाई ये जो फोटो आपको साइड में दिख रही है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे भसड़ सी मची हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केओस हो रहा है। तो क्या ये हर बार इलेक्शंस में, ये हर बार होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये तो मेरा भी मानना है, हर एक चीज़ को अगर आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करोगे, जैसे इस साल के इलेक्शंस थे, ठीक है, वो 7 फेजेज़ में कंडक्ट किए गए। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल बता रही हूँ मैं, 7 फेजेज़ में कंडक्ट किए गए। हर एक फेज़ में पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ गिवन थी, पर्टिकुलर जगह, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बेसिकली एरियाज़। ठीक है, तो डिफाइंड एरियाज़ हर जगह पर गिवन थे। हर एक जगह पर, जैसे कि मेरा कॉलेज जो खुद है, ठीक है, खुद था, ठीक है, तो जो मेरा कॉलेज खुद था वहाँ पे भी इलेक्शंस थे, उसको प्रॉपर इलेक्शन बूथ का जो है वो ग्राउंड बनाया गया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, तो इस वजह से वहाँ पे भी इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवाए जाते थे। तो बहुत ही ईजिली उसके लिए प्रॉपर सेटअप जो है वो किया जाता है। तो अब जितना हर एक चीज़ को प्रॉपर सिस्टमैटिक करके चलोगे ना, उतना ही वो जो चीज़ है केओस कम मचाएगी। ठीक है, बहुत ही पीसफुली काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ इट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी? नहीं भाई, ये डेमोक्रेसी के लिए गुड नहीं है। क्यों गुड नहीं है? क्योंकि भाई जितना आप किसी चीज़ को टिपिकल करते जाओगे, मुश्किल करते जाओगे, वो उतनी ही चीज़ आपको कल को जा कर के प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जितना ईजिली तरीके से, फ्रीली मैनर में, फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से करोगे, उतना ही आपके लिए और सामने वाले इंसान जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही आसान और ईजी पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज भाई आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, अब FPTP सिस्टम को समझना इट्स वेरी वेरी ईजी। यहाँ पे वही बात है कि भाई जो सबसे आगे रेस में दौड़ा वो जीत गया बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हमारी जो कंट्री है उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? बेसिकली एरियाज, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जो पूरी कंट्री है उसको। ठीक है, अब होता क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एरिया से काफ़ी सारे आपके कैंडिडेट्स माने ऐसा समझो लोग, ठीक है, लोग जो है वो खड़े होते हैं। 5 लोग हैं। यहाँ पे हम लोग ना तारक मेहता के 5 कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। जेठालाल है,
दया है, आपके सोडी भाई हैं, आपका अय्यर भाई है, आपके हाथी भाई हैं, ठीक है। 5 कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हैं। अब इसमें से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिलेंगे, कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिलेंगे वो बंदा जीत गया, ठीक है। तो सपोज करते हैं सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं जेठालाल को, ठीक है। जेठालाल को कितने वोट्स मिले भाई? 47% वोट्स मिले हैं, परसेंट की बात कर रही हूँ। 47% वोट्स मिले हैं और इससे कम ही मिले हैं बाकी सबको भी, ठीक है। जो बाकी 4 बच गए ना, उससे कम ही मिले हैं। तो अब है क्या है, तो जेठालाल के वोट्स कितने? 50% + 1 से कम ही है ना वोट्स। पर जीता कौन? जेठालाल। क्यों जीता भाई? क्योंकि इन सबको जेठालाल से भी कम वोट्स मिले थे। तो इस वजह से तो जेठालाल है वो भाई जीत गया है, उसने थम्स अप कर दिया है जेठालाल ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि 50% + 1 वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स जो हैं वो मिले ही मिले। सबसे ज़्यादा वोट्स से सबसे आगे जेठालाल दौड़ा भाई, वो बंदा जीत गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक एरिया से, ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी एक एरिया है, वहाँ से कौन जीत गया भाई? वहाँ से जेठालाल जीत गया। अब बाकी जितनी भी दूसरी सोसाइटीज़ हैं, बाकी जितनी भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ से अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े होंगे, वो जीतेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है भाई 1984 के लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। अब जो मैंने आपको साइड में फ़ोटो भी लगाई है, उस फोटो में देखो क्या है। फ़ोटो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो किसने जीती है भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो सीट्स है सबसे ज़्यादा जीती ही जीती हैं, ठीक है। उसको कितनी परसेंटेज सीट्स उन्होंने, मतलब कितने परसेंटेज उन्होंने वोट्स जीते भाई? 46.86% उन्होंने कितने वोट जीते, पर उनको सीट्स कितनी मिली? आप देख रहे हो 50% से भी नीचे की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पर उनको सीट्स कितनी सारी मिली है भाई? 414 उनको सीट्स मिली है। कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब उसका 80% ऑफ वोट्स जो सीट्स थे वो कौन ले गए भाई? आपके INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर्स ले गए। तो इसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं देख रहे हो ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं FPTP सिस्टम का। पर अब हमारी कंट्री के अंदर लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तो ला नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ही बड़ी है, बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक खाली एग्जांपल दे रखा है, आपकी बुक में भी एग्जांपल प्रॉपर पूरा चार्ट गिवन है आपको कि कैसे कितनी कितनी सीट्स किसको मिली और कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिलती गई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। इसको समझना इट्स वेरी वेरी ईजी, ठीक है। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि कुछ आपके लिए टफ है, ठीक है। इसको समझना भी इट्स वेरी वेरी ईजी, उसको ध्यान से। अब आते हैं हम लोग PR सिस्टम पे, ठीक है। PR सिस्टम इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसी मैंने पूरे के पूरे PR सिस्टम में फ़ोटोज़ लगाई हुई है, उसको ध्यान से देखना और मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। जितनी वोटिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे पार्टी को वोट दिया जाता है। पार्टी को वोट दिया, पार्टी को ही उतनी सीट्स मिलेंगी, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर हमने PR सिस्टम जो है वो काफ़ी छोटे छोटे स्केल्स पे, बहुत ही थोड़ी थोड़ी जगहों पे रखा हुआ है, ठीक है। वो आपका भी नीचे जो है आगे जो है मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे मैंने बताया जितना प्रोपोर्शन का वोट्स है उतनी प्रोपोर्शन की आपको सीट्स जो है वो यहाँ पे मिलेंगी। ये जो मैंने नीचे फ़ोटो लगा रखी है ना 245, ये बेसिकली यहाँ पे राज्यसभा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अब देखो, ये जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर भी आपके वेरिएशंस है। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस है ये, इसका मतलब है इज़राइल, आपका नीदरलैंड्स, आपका अर्जेंटीना और पोर्टुगल। ये अब आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप पे कहाँ है वो आप देखोगे। कैसे देखोगे भाई? आपको जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं वर्ल्ड मैप्स, ठीक है। वर्ल्ड मैप्स प्रोवाइड किए हैं मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी बॉक्स बाय सागरिका। तो वहाँ पे जाकर के आप इसको देखोगे। यहाँ पे मैंने आपको छोटा छोटा मैप लगा दिया है कि भाई कौन कौन सी वो पर्टिकुलर जगह है। तो जैसा कि आप इज़राइल में और नीदरलैंड्स में देख सकते हो कि कैसे उन जगहों को एक पूरी की पूरी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब पूरे की पूरी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ही एरिया के अंदर जो है वहाँ पे इलेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। वहीं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अर्जेंटीना और पोर्टुगल की, तो वहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अलग अलग एरियाज़ में जो पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो PR सिस्टम के इलेक्शंस हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जो इलेक्शंस हैं, जहाँ पे जितने वोटर्स ने, जो लोग हैं जिन्होंने वोट किया, उसी के अकॉर्डिंग उनको पार्लियामेंट में जो है वो सीट मिलेगी। तो ये सिस्टम है इंडियन कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर क्या है भाई? हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे लिमिटेड है, बहुत ही कम जगहों पे हमने इनडायरेक्ट इलेक्शंस,
जहाँ पे हम लोग जा कर के इलेक्ट करते हैं, कभी नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कहाँ गए हैं, कहाँ पे है भाई, प्रेसिडेंट पे है, वाइस प्रेसिडेंट पे और राज्यसभा के मेंबर्स पे। यहाँ पे जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो कौन करता है भाई, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। हमने किनको सेलेक्ट किया भाई, MLAs को किया है, MPs को किया है। MLA कौन हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा, ठीक है। अब याद रखो, देखो मैंने कैसे याद कराया कि भाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही विधानसभा बोला जाता है। मैंने याद किया है भाई S से और A से सब, हाँ सभा जो वर्ड है ना SABHA, उसमें S भी आता है और उसमें A भी आता है उसके बाद। तो सभा का S हो गया और A का असेंबली हो गया, तो ऐसे साथ ही में आते हैं। तो मैंने ऐसे याद किया कि भाई जहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा वहीं पे विधानसभा भी आएगा, ठीक है। और वहीं जब हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे कौन सा आएगा, विधान परिषद, ठीक है। तो ऐसे मैंने याद किया है, यही आपकी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। भले ही टाइम ले लेना पर किसी के सामने गलत मत बोलना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज भाई कि राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू, वो कैसे होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के। अब आते हैं भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसा इसका नाम है ना सिंगल ट्रांसफरेबल, जो वोट्स है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट चल रही हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोटा है, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं, ताकि हर एक स्टेट को जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिली ही जाए, दी ही जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका लेते हैं दिल्ली से, दिल्ली NCR जो है वहाँ से आपके 3 सीट्स है राज्यसभा के अंदर। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ यूपी के बारे में, तो यूपी के अंदर यूपी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 31 सीट्स का, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, यहाँ पे मैं साइड में लिस्ट लगा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कितनी किस किस को जो सीट्स हैं वो दी जा रही हैं, कितने कितने स्टेट्स को कौन कौन सी सीट्स दी जा रही हैं, ठीक है। टोटल कितनी है भाई, 245, ठीक, ओके। एंड इसके मैं आपको और बाइफर्केशन बताऊँ तो 12 जो सीट्स हैं ना, 238 तो आपको प्रॉपर स्टेट से दी जाती हैं, वही जो आपकी 12 हैं वो आपको किसी सेलिब्रिटी को या फिर किसी जो फेमस बेसिकली पर्सनालिटीज़ होती हैं, अच्छी पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनको जो 12 वो सीट्स है उनका भी कहीं ना कहीं से होता है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो उनको जा कर के इलेक्ट करते हैं, और जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो MLAs होते हैं वो जिनको उनको मन करता है उसको वो अपने प्रेफरेंसेस देते हैं। क्या देते हैं, प्रेफरेंसेस, ठीक है। जो आपको नीचे फोटो भी दिख रही होगी ना, कैंडिडेट A को मैंने भाई दे दिया कि भाई सबसे पहले मैं चाहती हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि भाई कैंडिडेट D, मेरी सेकेंड प्रेफरेंस है कैंडिडेट B, फिर मेरी थर्ड प्रेफरेंस है कैंडिडेट E, फोर्थ, फिफ्थ और एक सिक्स्थ भी होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी प्रेफरेंसेस है कि भाई मैंने किसको सबसे पहले चूज़ किया, उसके बाद किसको मैं बाद में आगे चूज़ करती गई, ठीक है। अब इसको और डिटेल्ड एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक। कैंडिडेट को ना कोटा जो है वो पार करना होता है। कोटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक नंबर, बेसिकली कोटा, ठीक है। कोटा फॉर एग्जाम्पल ले लो 25, ठीक है। 25 अगर ये कोटा वो पार कर गया, अगर उसके 26 आ गए, ठीक है, फिर उसके 25 ही आ गए, अगर वो उस चीज़ को पार कर गया तो वो भाई इलेक्ट हो गया। अगर वो 24 पे ही अटक गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो इलेक्ट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर के लिए कोटा होता है। अभी कोटा कैसे डिफाइंड होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूल की, भाई कितने लोगों ने वोट्स जो हैं वो डाले हैं, कितने वोट्स आए हैं, ठीक है भाई। नंबर ऑफ उसके नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि भाई कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो होने चाहिए, +1 और फिर ब्रैकेट्स क्लोज करके +1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, अभी हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई भी करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वोट जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसा अगेन इसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जब तक ट्रांसफ़र होंगे वोट्स, तब तक जब तक जितनी सीट्स हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो फिल नहीं हो जाती, ठीक है, ओके। अब इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है ये, ठीक है। कैंडिडेट A B C D E F, ठीक है, 6 कैंडिडेट्स हैं, पर कैंडिडेट कौन बार बार बोलेगा, है ना, A B C D कौन करेगा। इसको थोड़ा चेंज करते हैं भाई, चेंज क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, ठीक है, आपके कार्टून करेक्टर्स में, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका कौन सा कार्टून करेक्टर जो है वो सबसे पहले जीत रहा है, कौन सा कार्टून करेक्टर सारी की सारी जो सीट्स है वो हड़प रहा है, वो पा रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जितने भी MLAs हैं वो है 100, ठीक है। 100 MLAs कैसे हो गए भाई, जो इनके पार्टनर्स होते हैं ना, जैसे कि शिनचैन के टीम्स में कौन कौन है, मिसाओ, डेकिसुगी, बो,
आई चैन, ठीक है, आई चैन कह रही हूँ मैं, नैनी, ठीक है, ये सारे वही डोरेमोन के जितने भी हैं, नोबिता, शिजुका एंड ऑल, बाकी जितने सबके पार्टनर्स हैं सबके सब मिल करके भाई 100 MLA बन गए ये लोग, ठीक है। ओके, अब हमें कितनी सीट्स फिल करनी है? 4 सीट्स, खाली 4 ही चेयर है, खाली 4 ही सीट्स हैं, ठीक है। लोग कैंडिडेट कितने हैं भाई? 6 हैं टोटल, तो कोई ना कोई 4 ही सेलेक्ट होंगे। देखते हैं भाई आगे कौन जीतता है, ठीक है। अब कैंडिडेट्स के नाम क्या है भाई? शिनचैन, डोरेमोन, मिकी माउस, निंजा हथौड़ी, डोरा एंड छोटा भीम, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेट करना है आपको कोटा। अब कोटा कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? जैसे मैंने आपको टोटल बताया कि भाई कितने लोग जो वोट्स हैं वो पूल कर रहे हैं, ठीक है भाई। 100 MLA है, हमने 100 पर नंबर डाल दिया, ठीक है। कितने हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड, कितने कैंडिडेट्स हमें चाहिए जो कि इलेक्ट होंगे, बेसिकली कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है। तो 4 हमें 4 ही कैंडिडेट्स चाहिए, 4 ही इलेक्टेड कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। फिर +1 और +1 तो ये तो आपका फॉर्मूला ही है। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर के आएगा? 21, ठीक है। तो मतलब कि इन सब में से जब वोटिंग हुई, सब अगर जिस भी जो आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिस भी जो आपके इंसान है उसने 21 को पार कर दिया तो मतलब वो जीत गया, वो इलेक्ट हो गया, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं, ये जो आपको साइड में फ़ोटो दिख रही है ना, साइड वाली फ़ोटो, ये हो गए आपके कैंडिडेट, मतलब कि वही शिनचैन, डोरेमोन एंड ऑल जितने भी आपके कैंडिडेट हैं वो। FPV माने होता है भाई फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, ठीक है। मैंने साइड में प्रेफरेंस लिख दी, ठीक है। ये आपके टोटल काउंट करोगे तो आपको टोटल 100 मिलेंगे, ठीक। ओके, अब भाई आपको जैसे कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि शिनचैन को कितने मिले हैं? 30, डोरेमोन को मिले हैं 25। इसका मतलब दोनों ही 21 से ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट हो गए, पहले ही राउंड में इलेक्ट हो गए, तो 2 सीट्स तो हो गई फिल्ड, ठीक है। किससे भाई? शिनचैन से भी हो गई और डोरेमोन की भी हो गई, ठीक है भाई। अब इनके जो वोट्स हैं ना, सरप्लस वोट्स, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना। एंड मुझे पता है आपकी बुक में भी आपको गिवन है कि भाई, या फिर आपने कहीं सुना भी होगा कि भाई जिसके सबसे कम वोट्स हैं उसके वोट्स मिलते थे ऊपर। तो ये सरप्लस वोट्स का क्या सिस्टम है वो भी बताऊंगी अभी, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं सरप्लस वोट्स। सरप्लस वोट्स का मतलब होता है कि भाई जैसे 30 वोट्स हैं, ठीक है, 30 वोट्स किसको मिले? शिनचैन को वोट्स मिले। वहीं अब हमें एक्चुअल कितने वोट्स चाहिए थे? हमें तो वोट्स चाहिए थे 21 ही, 21 में हमारा काम हो जाता है ना। तो जो बाकी के जो वोट्स बच गए ना, वो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे उनमें जो कि अभी तक जो क्राइटेरिया है उसमें पास नहीं हुए, उनके रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसको जितने रेशो के अकॉर्डिंग जो वोट्स हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे निकला भाई? जैसे मिकी माउस को और 4 वोट्स मिल गए, निंजा हथौड़ी को और 3 मिल गए, और 2 मिल गए किसको? डोरा को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो गया भाई आपके? ये हो गया आपका सिस्टम। अब क्या कि मिकी माउस को +4 मिला तो उसको 24 हो गए, निंजा हथौड़ी को +3 मिला तो उसके 18 हो गए, डोरा को 7 + 2 मिले तो उसके कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या? अब आपको जैसे दिख रहा है कि 21 चाहिए थे, 21 से ज़्यादा। अब 21 से ज़्यादा किसके हो गए भाई? मिकी माउस के हो गए। तो अगेन मिकी माउस भी इलेक्ट हो गया, तो फिर 3 जो सीट्स थी वो फिल हो गई हमारी, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे? अगेन हम सरप्लस वोट्स देखेंगे। ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको समझना है अभी, ठीक है। अब हुआ क्या? अब हमारे सरप्लस वोट्स निकले। सरप्लस वोट्स किसके? शिनचैन के तो हमने कर दिए ना, उसको तो हमने बांट दिया सब में। उसके बाद कौन था? डोरेमोन था उसके बाद। तो अब हम डोरेमोन के वोट्स कितने? 4 वोट्स जो बच गए वो हम बाकी दोनों में बांट देंगे। किस में? निंजा हथौड़ी में और डोरा में, ठीक है। छोटा भीम में क्यों नहीं बांटा? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कम है वोट्स है, उसके पास रेशो नहीं है उतना, ठीक है। किस में बांटा हमने? निंजा हथौड़ी में बांटा, और किस में बांटा? डोरा में बांटा। ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई, निंजा हथौड़ी और डोरा में बांटा तो निंजा हथौड़ी के पास भी फाइनली 21 वोट्स आ ही गए। 18 + 3 आपके 21 वोट उसके पास भी आ गए। एंड हुआ क्या? अब निंजा हथौड़ी भी जो है वो इलेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी 4 सीट्स जो थी वो फिल हो गई। अब देखो भाई, आपके जो 2 जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे रह गए। कौन रह गए? छोटा भीम रह गया और डोरा जो है वो दोनों रह गए, ठीक है। कोई बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है एलिमिनेशन राउंड्स की, ठीक है। देखो, आपकी बुक में मुझे पता है, जो मैं आपको स्पेशली साइड में बॉक्स भी इसलिए यहाँ पे दिया है कि आपको ये चीज़ समझ में आए। मुझे पता है, आपको भी बात पता है कि भाई जो भी कोई जिस कैंडिडेट के सबसे कम आते हैं ना रैंक्स, ठीक है, सबसे कम जिसको वोट्स मिलते हैं उसके वोट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पर वो ट्रांसफ़र कब करते हैं? जब सरप्लस वोट्स ना बचे हों। क्यों? क्योंकि आपने देखा, अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो देखो, डोरा को तो बहुत कम वोट्स मिले थे, ठीक है। छोटा भीम को तो मिले ही थे कम वोट्स, पर डोरा को भी बहुत कम वोट्स मिले थे।
तो धीरे धीरे हुआ क्या, वोट्स जो हैं वो बढ़ते चले गए। अगर वोट्स पहले नहीं बटे होते तो क्या डोरा तक हम पहुंचते, नहीं पहुंचते। आप पहले ही उसको एलिमिनेट कर चुके होते कि भाई नहीं नहीं ये तो हटेंगे ही नहीं, तो फिर तो ये FPTB वाला सिस्टम हो गया, राइट। तो हमने पहले उसको नहीं हटाया, हमने क्या किया, पहले हमने सारे सरप्लस वोट्स बांटे। और तब भी अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर अब भी अगर ऐसा होता कि जो आपके वोट्स हैं वो नहीं बढ़ते हैं, फिर जो सीट्स हैं ना, आपकी 4 सीट्स वो फिल नहीं होती, खाली 3 ही फिल होती, तब जो भी आपका जो लास्ट कैंडिडेट्स है उसके वोट्स डिवाइड किए जाते किस में, जो बाकी जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनके साथ, ताकि जो कोटा है, ताकि जो वो सीट्स हैं वो फिल होए, वो कोटा जो है वो उसको पार कर सकें, ठीक है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी बात कि जो वोट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं तब तक जब तक जो सीट्स हैं वो फिल नहीं होती। तो यही जो आपको प्रॉपर एक सेंटेंस भी गिवन है यहाँ पे, ड्यूरिंग द काउंट एज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड और एलिमिनेटेड, या तो उनको इलेक्ट किया जाता है फिर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो उनके सरप्लस वोट्स और जो उनके डिस्कार्टेड वोट्स, सरप्लस वोट्स जो मैंने आपको ये पूरा सिस्टम समझाया, और डिस्कार्टेड वोट्स जैसे कि अभी छोटा भीम हो गया, अगर इलेक्ट नहीं होता आपका निंजा हथौड़ी भी, तो जो इसके वोट्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, निंजा हथौड़ी के पास और डोरा के पास जाते हैं, ठीक है। दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड आर ट्रांसफर, अगर वो वेस्ट नहीं होते तो वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू द अदर कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, जिसको जैसे जैसे प्रेफरेंस मिलती गई थी, ठीक है। फॉर्मिंग कंसेंसस ग्रुप्स दैट इलेक्ट सर्वाइविंग कैंडिडेट्स, बाकी ताकि वो एक प्रॉपर एक अच्छा सा कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स हैं वो प्रॉपर फिल कर सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका समझना और मेरा आपको समझाना, ठीक। ओके, तो फाइनली भाई आपके 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। कौन भाई सिलेक्ट हो गए भाई, शिनचैन, डोरेमोन, मिकी माउस और निंजा हथौड़ी, ठीक है भाई। फाइनली ताली बजा दो भाई इन लोगों के लिए, ठीक है। एंड इनकी पार्टी करवाओ, पार्टी कैसे करवाओगे भाई, सब्सक्राइब करके, ठीक है। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो। एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट बिलीव मी कि मेरी लास्ट वीडियो पे ना मेरे पास 2 सब्सक्राइबर्स आए और मैं इतनी खुश हो गई उस चीज़ पे। मैंने लिटरली अपनी बहन को बोला था कि ओह माय गॉड मेरे 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए इस वाली वीडियो से, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि मेरे पॉलिटिकल साइंस से भी मेरे पास बच्चे जुड़ रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन कि मेरे को 2 सब्सक्राइबर्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे लिए ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, हर एक चीज़ पढ़ती हूँ, हर एक को मैं ध्यान देती हूँ, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आपका आते हैं भाई इज़राइल के ऊपर कि इज़राइल का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये आपका बेसिकली छोटा सा बॉक्स था, तो मैंने सोचा यहाँ पे इसको डाल देते हैं मैप के साथ कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो कैसे बैठती है उसके फ्लैग के साथ, और ये जो छोटा सा बॉक्स यहाँ पे गिवन है उसके साथ, ठीक है। सबसे पहले आता है कि भाई इज़राइल के अंदर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है, जहाँ पे हर 4 साल बाद जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन वही जो पार्टीज़ हैं वो अपने इलेक्शंस को कंडक्ट करती हैं, कैंडिडेट्स को लाती हैं, अगेन वोटर्स वोट फॉर द पार्टी के लिए जो वोटर्स हैं वो वोट करते हैं, ठीक है। ओके, अब जितनी उनको वोट्स मिली उतनी ही उनको सीट्स मिलेंगी लेजिस्लेचर में, वही यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मिनिमम कितनी चाहिए अभी 3.25% ऑफ वोट जो है वो पार्टी को चाहिए ही, ताकि उसको एक जो सीट है वो मिले, कहाँ पे भाई, पार्लियामेंट के अंदर जो सीट है उनको वहाँ पे मिले, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है कि अगर उतनी सीट्स नहीं मिलती तो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। कोएलिशन माने गठबंधन, कि 2-3 पार्टीज़ मिल करके एक पार्टी बना देती हैं, ठीक है। आप आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ने भी वाले हो कि भाई कैसे जो NDA की सरकार है उसके अंदर कितनी सारी पार्टीज़ मिली हुई हैं, ठीक है। इंडिया जो इस बार ब्लॉक बन करके आया है 2024 के इलेक्शंस के टाइम पे, उसके अंदर कितनी सारी पार्टीज़ मिली हुई हैं, ठीक है। NDA की सरकार के अंदर BJP इज़ द डोमिनेंट, इंडिया की जो सरकार है उसके अंदर कांग्रेस इज़ द डोमिनेंट, ठीक है। तो बाकी और भी पार्टीज़ मिलती हैं। ये मिलती क्यों है, ताकि गठबंधन की जो सरकार है, जो बन करके सरकार आएगी वो किसी आएगी, जैसे इस बार आई ना NDA की सरकार आई, ठीक है। तो ये गठबंधन की सरकार बन करके आई, फिर क्या हुआ, इधर से कौन सी अपोजिशन आई, इंडिया की अपोजिशन आई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार बन करके आना। तो यहाँ पे मतलब ये जो इज़राइल है, इज़राइल के अंदर भी ऐसे होता है कि अगर जो एक पर्टिकुलर पार्टी है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, उसको नहीं मिलती कोई प्रॉपर सीट, तो क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट सब फॉर्म की जाती है, ठीक है।
ओके अब ये जो पेज है ना आपका कंपैरिजन बिटवीन एफपीटीबी एंड पीआर सिस्टम, ये वही है जो मैंने आपको पूरा इतने लंबे उसमें पढ़ाया भी समझाया भी, वही है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको बाय हार्ट समझ के इसको याद करो, ठीक है। मैंने आपको अभी जो समझाया है दोबारा उस चीज़ को जाके सुनो और समझो, ठीक है, बिकॉज ये आएगा ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी, ठीक है, कि एनडीए की सरकार के अंदर कौन कौन सी जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है भी कितनी सारी पार्टीज़ हैं एनडीए की पार्टी के अंदर, ठीक है। वही ऑपोजिशन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर कितनी ही पार्टीज़ हैं आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अब हमारी कंट्री में वाई डिड इंडिया अडॉप्टेड एफपीटीपी सिस्टम, ये हमारे कंट्री में एफपीटीपी सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों लाया गया। देखो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे ऐसे ड्रॉ में बात करूँ, ठीक है, क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि भाई अगर मेरे को पता चलेगा कि मेरे को पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, या फिर अगर ये 3-4 प्रोसेस का सिस्टम हुआ, ठीक है, या फिर ये सिस्टम हो कि पहले मैं प्रेफरेंस इसको दूंगी, फिर इसको दूंगी, फिर इसको दूंगी, तो कहीं ना कहीं मैं तो कर पाऊंगी, पर जो इंसान जो रूरल एरिया में है, जो इलिटरेट है, वो इंसान ये सब काम करने में उसको तकलीफ़ होगी, उसको दिक्कत होगी, ठीक है। आप जितना किसी चीज़ को सिंपल रखोगे ना, उतना ही वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही सुंदर, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना वो जैसे कि बीजेपी का आया था, कमल का बटन दबाएंगे भाजपा को जिताएंगे, ठीक है, ये जो इनका स्लोगन भी था। तो ये क्या हुआ, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या लगता है कि सिंबल जो है वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आता, ठीक है, जिसको जिसके लिए ये जो लाइंस जो लिखी हुई हैं, ठीक है, जो बातें जो लिखी हुई हैं उसको समझ में नहीं आती, तो वो सिंबल को देख करके, फ़ोटो को देख करके उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाए कि हाँ मुझे तो कमल को दबाना है, कमल वाले जहाँ पे जगह है मुझे उसको दबाना है, या फिर जहाँ पे हाथ है मुझे उसको दबाना है, फिर जहाँ पे झाड़ू है, जहाँ पे साइकिल है, लालटेन है, मुझे उसको दबाना है। तो ये सिंबल का बहुत ही ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये क्यों किया गया? क्योंकि वो चीज़ सिंपल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। मैं जाऊँगी क्या, मैं घर से बाहर निकली, मैं इलेक्शन बूथ तक गई, मैंने जाकर के वहाँ पर जाकर के अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखाया, जो प्रोसेस छोटा सा होता है उसको फॉलो किया और जाके मैंने वोट का जो बटन है वो ईवीएम बटन जो है वो मैंने जाकर के वहाँ पे दबा दिया। ये कितना सिंपल, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस वजह से हमारे कंट्री के अंदर एफपीटीपी सिस्टम जो है वो लाया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होगा, क्लियर चॉइस दिख रही है कि भाई जो सबसे पहले जीत रहा है, जिसको मैंने वोट दिया है वही जीत रहा है, रादर देन कि भाई मैंने तो इसको वोट दिया था लेकिन जीत के कौन आया, जीत के कोई और आया, सरकार किसी और की बन रही है, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं कि भाई लार्जेस्ट पार्टी जो होती है वही यहाँ पे मेजॉरिटी में होती है, एंड सोशल कोहेजन, रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, इसे टूटना। सोशल कोहेजन मतलब कि देख रहे हो आप, जैसे एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें कितनी सारी पार्टीज़ जो हैं वो मिल करके एक सरकार, गठबंधन की सरकार बन रही है, ठीक है। तो देखो गठबंधन की सरकार का होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी है, एक बून भी है, एक बैन भी है। देखो भाई बून क्यों है, क्योंकि भाई सब एक साथ मिल करके काम करेंगे। वहीं बैन क्यों है, क्योंकि भाई आपको जैसे पता होगा कि भाई जितनी मुँह उतनी बातें, तो जितनी सारी सरकारें होंगी, जितनी सारी पार्टीज़ होंगी, उतनी ही ज़्यादा क्योस भी होगा। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों को साथ में मिल करके, फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स में नहीं बट रहे हैं, सब एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एफपीटीपी सिस्टम का? सिक्योर स्टेबल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। देखो भाई प्रॉपर एक जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट बन करके आ रही है। कैसे बन करके आ रही है? जैसा कि आपने देखा होगा एफपीटीपी सिस्टम में मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी, उसके सामने ऑपोजिशन पार्टी। कुछ भी गलत करती है मेजॉरिटी पार्टी तो जो ऑपोजिशन है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, क्वेश्चन करती है। आप देखते हो जैसे लोकसभा में पूरा जो क्वेश्चन राउंड होता है, जो ऐसे डिबेट्स चलती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट भी जो है वो जवाब देती है किसको, जो अपोजिशन है उसको, जो लोग हैं उनके जो चॉइसेस हैं उस सारी चीज़ों को, ठीक है। वहीं अगेन यहाँ पे सिंगल कम्युनिटी की पार्टीज़ को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि भाई सब एक साथ मिल करके चल रही है और किसी कम्युनिटी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। ना ही किसी रिलीजन के ऊपर, ना ही किसी कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है।
अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखो तो भले ही आप नोटिस कर सकते हो कि हाँ भाई, कहीं पे आप देख सकते हो हिंदू को ज़्यादा फेवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल बीजेपी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि बीजेपी जो है वो हिंदू को ज़्यादा फेवर करती है। पर जब हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं वो मुस्लिम ज़्यादा फेवर करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें तो भाई ठीक है, पर जब हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे बात कर रहे हैं, थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में सही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमारा गवर्नमेंट चलना चाहिए, जो हमारे फोर फादर्स दे करके गए हम, तो उसमें क्या सिस्टम है, उसमें यही सिस्टम है कि भाई यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी बायसनेस नहीं होगा, नो, ठीक है। और लास्ट क्या है, इससे लीड्स टू क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम बट सी ना मल्टी पार्टी कोलिशंस, डाइवर्स पार्टी लैंडस्केप। वही चीज़ है भाई, आप किसी को भी इंसान को नॉर्मली चलते हुए पूछो तो उसको बीजेपी के बारे में, आईएनसी के बारे में डेफिनेटली पता होगा। तो टू पार्टी सिस्टम हो जाता है, ठीक है, कि भाई या तो ये जीतेगी या तो ये जीतेगी, ठीक है। पर हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर के भी कोएलिशंस बनाती हैं, सबको साथ में लेकर के चलती हैं। तो यही सारे कुछ रीजंस हैं कि क्यों हमारी कंट्री में एफपीटीपी सिस्टम लाया गया। तो सबसे पहला, सबसे प्यारा रीज़न ये है कि भाई बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ताकि जो भी कोई इलिटरेट इंसान है, अनएडुकेटेड इंसान है, वो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, उसको भी ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। रादर देन अगर हम उनसे करवाएंगे ये वाला सिस्टम, पीआर वाला सिस्टम, तो बहुत ही क्योटिक हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। प्लस हमारे इंडिया जैसे लार्ज जोग्राफिकल एरिया में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब हम लोग आते हैं आपके कार्टून के ऊपर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कार्टून है ये, ठीक है। इसमें क्या है भाई, दीज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू अ टाइनी ऑपोजिशन पार्टी। वॉज दिस द इफेक्ट ऑफ आर इलेक्टोरल सिस्टम। देखो भाई, जब हमारे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे फर्स्ट टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो उस टाइम पे बेसिकली था क्या, मेजॉरिटी जो भी आपके जो वोट्स थे या फिर जो भी जो आपकी सीट्स थी वो किसको दी गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेस को उस टाइम पे जितनी भी जो सीट्स है वो दी गई थी। तो जितनी भी जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही इन्फीरियर थी उनके सामने। तो जितनी भी ये जो बेसिकली पॉलिटिशियंस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, तो इन पॉलिटिशियंस ही क्या करते हैं कि सुनने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अपोजिशन जो है वो क्या कहना चाहती है, उनकी मांगों को, उनकी बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में जो है सारी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही जो सब कुछ मेजॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी, वो भाई कांग्रेस के हाथों में थी, और अपोजिशंस कहाँ पे थी, उनका रोल बहुत ही कम था एज़ कम्पेयर टू आज के टाइम पे। देखोगे आप 2024 के इलेक्शंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो बिल्कुल टक्कर में है जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में वोट्स दिए गए हैं। बहुत एक प्रॉपर स्टैंड है आज के टाइम पे, ठीक है। पर पहले के टाइम पे क्या था, ये था स्टैंड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस था। तो ये चीज़ का डिफरेंस है तब में और आज में, ठीक। ओके, व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट। इससे हमें समझ में क्या आता है, यहाँ पे बेसिकली है अगेन ऑपोजिशन पार्टी का रोल, कि क्या बहुत ही छोटा सा रोल था उस टाइम के अकॉर्डिंग, जब हमारे इलेक्शंस फर्स्ट टाइम पे कंडक्ट किए गए थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, और आज के अकॉर्डिंग जो हम देख सकते हैं आज के टाइम पे कि जो अपोजिशन है उसका भी प्रॉपर एक स्टैंड है, ठीक है। उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थी। कहीं पे भी ले लो आप, राज्यसभा में ले लो, लोकसभा में ले लो, दोनों ही जगह पे जो मेजॉरिटी पार्टी थी वो कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वो एफर्ट्स लगाना है कि वो उनकी बातों को भी सुन, उनकी बातों को, उनकी मांगों को भी ध्यान दें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कौन बनेगा आपका टॉपर का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम दैट कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड विनर। ये आपको बेसिकली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट आपसे पेपर में पूछ देते हैं, क्यों, क्योंकि आप तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी देखते ही नहीं, तो मैं सोचा मैं ही डाल देती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम पे कौन सा जो इंसान है, कौन सा कैंडिडेट है उसको विनर घोषित किया जाता है। इसका आंसर मुझे आप बताओगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट, सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स, जिसके पास सबसे ज़्यादा पोस्टल बैलेट्स हो वो जीत जाता है। सेकेंड, बिलोंग्स टू द पार्टी दैट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कंट्री, वो पार्टी को बिलोंग करती है जिसके पूरी कंट्री में हाईएस्ट वोट्स हो, वो जीतता है कैंडिडेट। हैज़ मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि वो इंसान जीतता है जिसकी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सबसे ज़्यादा वोट्स उसी कैंडिडेट को मिले, क्या वो जीतता है। या फिर अटेन फर्स्ट पोजीशन बाय सिक्योरिंग मोर देन 50% वोट्स, कि भाई जिसके 50% से ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं वो जीतता है। तो इन सब में से कौन सा कैंडिडेट जीता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे। देखते हैं कि किसी को इसका आंसर समझ में आता है, क्या वो आंसर कर पाता है कि नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बेसिकली वो एरियाज, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपसे।
अब इसमें क्या है, देखो भाई, यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन देना क्यों ज़रूरी है। आपको मैंने इससे पहले के चैप्टर्स में भी समझाया कि उनके साथ भेदभाव होता आया है, ठीक है। 4 वर्ण का सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सिस्टम था। शूद्र उसको बिल्कुल ऐसे लोग की नज़रों से, बिल्कुल ऐसे अनटचेबल्स की नज़रों से देखा जाता था, ठीक है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, किसने आवाज़ उठाई भाई? BR अम्बेडकर जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। एंड ST SC को जो है, प्रॉपर OBC जो है, इनको रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दी गई, इनको रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो मिली, ठीक है। जो मैंने आपको साइड में फ़ोटो भी लगाई हुई है ना, वो फ़ोटो भी मैंने इसीलिए लगाई है ताकि आपको पता चले कि लोकसभा के अंदर जो SC है उसको कितने परसेंटेज वोट है, 15%। ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको कितने परसेंटेज वोट है, 7.5%। OBC है उसको है 27% वोट। OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस, जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उनको कितनी परसेंटेज वोट है भाई, 27% वोट। एंड नॉन क्रीमी लेयर वाली, ठीक है, एक क्रीमी लेयर भी होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर भी होती है, ठीक है। उसमें उतना नहीं घुसेंगे अभी, जब आप अपने एडमिशन्स के लिए जाओगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट आते हैं EWS, ये नई कैटेगरी आई है, दैट इज़ आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी। उसको 10% की जो वोट्स हैं वो मिली हैं, सीट्स जो है वो मिली है, परसेंटेज, ठीक है। ये कहाँ पे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के अंदर, या फिर आप कह लो जितने भी आपके गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर यही क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया जाता है कि हर एक जगह पे जो इतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स जो हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली इन गवर्नमेंट, इन योर पब्लिक, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्किंग जगह हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, FPT पे इलेक्टोरल सिस्टम कैन डिसएडवांटेज स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। देखो भाई, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, अगेन अब ये जो जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, ट्राइब्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा ही मुश्किल कर सकता है कि वो लोग भी जो सामने जो अपलिफ्ट हैं वो होकर के आए, ठीक है। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए ही जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हैं वो निकाली गई। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि भाई FPT पे से इनको दिक्कत हो जाएगी, ये भी तो सेलेक्ट हो सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? देखो, आप किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो, ठीक है। आप खड़े हो, आपके साथ कोई और इंसान, कोई और कैंडिडेट जो है वो खड़ा हुआ है, और 2-3 और खड़े हुए हैं। उसमें से एक कैंडिडेट जो है वो अगेन कौन है? वो है अगेन सोनू भाई, इससे पहले चैप्टर वाला, ठीक है। सोनू है भाई, वो दलित है, वो कैंडिडेट भी खड़ा है। अगर अब जो लोग हैं, देखो हर एक जनरेशन के लोग होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बातें भी जाती हैं, ठीक है। नो डाउट हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, अब ये कास्ट सिस्टम वगैरह को हम लोग अब नहीं मानते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे ये कास्ट सिस्टम अभी भी बिल्कुल ऐसे रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस अभी भी ऐसे मौजूद हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अब भले ही वो जो कैंडिडेट है, भले ही वो दलित है, वो उन बाकी 3 कैंडिडेट से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा केपेबल है, बट जस्ट बिकॉज वो एक दलित है ना, उसको वोटिंग नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी को ना सेलेक्ट करने का। इस वजह से ही जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो निकल करके आई हैं, ठीक है। और इस वजह से ही जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो दी जाती है किसको भाई? ST SC OBC EWS को, कैटेगरीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आपके भाई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के ऊपर। देखो इसमें क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे भाई हमारे साथ, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। उनका तो मेन कॉन्सेप्ट ही था कि डिवाइड करो एंड रूल करना। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का ये जो कंसेप्ट है, ये ब्रिटिशर्स ही लेकर के आए थे, जहाँ पे हुआ क्या था, बात क्या की गई थी कि जो भी कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसी के मेंबर्स में से जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होगा, और उसी के मेंबर उस कैंडिडेट के लिए जो है वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब हुआ क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इस चीज़ को मना कर दिया गया। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर क्या मेंशन्ड है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड, इन सब जो कॉन्सेप्ट्स है इसको ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीज़ें जो है वो लाई गई, ठीक है। हमारे जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इनका स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्या था भाई? ये डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये लोग यही चाहते थे, डिवाइड करना एंड रूल करना, तो जितना डिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। पर हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को मना किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ आई, ठीक है, जहाँ पे रिजर्वेशन मतलब कि वही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं जो कि उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर वो दलित है तो वही खड़ा हो सकता है, वो ST SC OBC है, बस वही खड़ा हो सकता है उसी जगह पे, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। एंड उसके लिए वोट कौन कर सकता है? कोई भी वोट कर सकता है, नॉर्मल सिटीजन्स में से कोई भी वोट कर सकता है। पर वहाँ पे उसके लिए वो सीट जो है वो खाली रहेगी, और वहाँ पे वो जो सीट है वो एक ST SC ही फिल कर सकता है, और कोई नहीं, कोई भी जनरल कैटेगरी का इंसान फिल नहीं कर सकता है, ठीक है।
सब हम लोग आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें निर्धारित है आपके एसटी एससी को लेकर के, ठीक है। जो आपकी एससी एसटी की जितनी भी रिजर्वेशंस है वो आपकी लोकसभा के अंदर या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, विधान सभा जो है उसके अंदर आपको गिवन ही गिवन है, ठीक है। आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ राज्यसभा के अंदर नहीं गिवन है, इस बात को याद रखना, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में जो रिप्रेजेंटेशन है वो खाली 10 साल के लिए दिया गया था, बट हर 10 साल बाद इसको वापस से एक्सटेंड कर दिया जाता है। एंड आज के टाइम पे 2024 में भी ये चीज़ वैलिड और रिजर्व्ड है ही है, ठीक है। एंड लोकसभा के अंदर 543 सीट्स है, जिसमें से 84 सीट्स जो हैं वो एससी के लिए है एंड 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए बिल्कुल रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हम लोग डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। इसका समझना आपको ज़रूरी है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो डीलिमिटेशन कमीशन इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जो है इसके काम के लिए इसको इलेक्ट करते हैं। अब डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? देखो, आपको मैंने बताया बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? बेसिकली जो जोग्राफिकल एरिया जो कि डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई इस जोग्राफिकल एरिया में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से आपके इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े होंगे। एंड यहाँ पे अगर सपोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे एससी कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी है, तो वहाँ पे उसके लिए वो जो जगह है, वो जो एरिया है वो रिजर्व कर दिया जाता है कि वहाँ पे वही जो कैंडिडेट है वो एसटी या एससी कैंडिडेट के जो है वही खड़ा हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको क्यों करा जाता है? करा जाता है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे फ्री और फेयर जो ये ट्रांसपेरेंसी है, जो एसटी एससी कैटेगरी है उनको भी सामने आने का मौका मिले। इसका काम होता यही है कि बेसिकली ये डिटरमाइन करती है क्या चीज़? बाउंड्री, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को डिटरमाइन करती है। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ की पॉपुलेशन में सपोज करते हैं अगर एसटी एससी, ठीक है, हम लोग लेते हैं एससी के बारे में, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन में अगर हम लोग एससी की बात कर रहे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन में ज़्यादा है, एससी के लोग ज़्यादा की पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिक्लेयर कर दिया है कि वहाँ से जो भी कोई कैंडिडेट आएगा वो एससी कैटेगरी का ही होना चाहिए, ठीक है। हमारे कंट्री के अंदर एससी कैटेगरी जो है वो बहुत जगहों पे फैली हुई है, बहुत ही वाइड एरिया में है। वहीं जब हम लोग एसटी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी आपके बेसिकली हम लोग देख सकते हैं इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे आपके लिए दोनों टेबल्स लगा दी हैं। सबसे पहले मैंने लगाया आपके शेड्यूल कास्ट इन इंडिया की कहाँ कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ही एसटी की जो कैटेगरी है वो पाई जाती है। वही हम लोग स्टेट्स और यूटीज़ की बात करें जहाँ पर तो यूपी के अंदर, तमिलनाडु, बिहार, केरला, उत्तराखंड, इनके अंदर हम लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको लगाया शेड्यूल ट्राइब्स का। वही जब मैं आपसे शेड्यूल कास्ट की बात कर रही हूँ तो शेड्यूल कास्ट तो देखो कास्ट सिस्टम है एंड ऑल शेड्यूल कास्ट है तो वो तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पर हम लोग सबसे ज़्यादा जहाँ पे हम लोग ऐसे एसटी की लिटरेसी रेट को देख सकते हैं कहाँ पे है भाई? मिज़ोरम, केरला, त्रिपुरा, गोवा, महाराष्ट्र। ये बेसिकली मैं आपको चार्ट लगाया ताकि आपको और एक क्लियर विजन मिले कि हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव पे कैसे काम करता है एसटी एससी और डीलिमिटेशन कमीशन। जो बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं हर कुछ टाइम बाद ही वापस से चेंज की जाती है ताकि एक फ्री और फेयर मैनर में जो ये काम है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो रिजर्वेशन का काम है वो चलता रहे। ये नहीं कि बस बना करके छोड़ दिया, नहीं, हर कुछ टाइम बाद ही जो बाउंड्रीज है वो चेंज की जाती है, ठीक है। ओके, बाउंड्री जो पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज की जाती है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं आपके अदर डिसएडवांटेज ग्रुप के ऊपर। कौन है भाई? विमेंस हैं, ठीक है। विमेन के लिए बोला गया है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो कहाँ पर रिजर्व्ड होंगी भाई? लोकसभा के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर होना ज़रूरी है वुमेंस के लिए वो सीट्स। पर इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि ज़रूरी है। अब कहोगे कि भाई सीट्स तो मिल गई ना, अब उसके लिए ज़रूरी क्यों है? देखो भाई, 1/3 सीट्स का होना और एक्चुअली उसको फिल करना, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। जब अमेंडमेंट होगा, जब कि भाई रहेगा कि हाँ भाई इसको लाना ही लाना, इतनी सीट्स फिल्ड होनी ही होनी है, ठीक है, इतनी परसेंटेज होनी ही होनी है, देन इट विल बी गुड, ठीक है। तब एक्चुअली में वुमेन की जो अपलिफ्टमेंट है वो होगी। फॉर एग्जांपल आपको जैसा करंट स्टेट जो है मैंने को एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन डाली है यहाँ पे कि आज के टाइम पे लोकसभा के अंदर इट्स ओनली 14%, ठीक है। आप सोचो 100% का सिर्फ 14% ही जो है वो खाली फीमेल कैंडिडेट से भरा हुआ है, ठीक है। एंड वही हम लोग बात कर रहे हैं राज्यसभा के अंदर तो ओनली 11% जो सीट्स हैं ना वही भरी हुई हैं आपकी किसमें? राज्यसभा के अंदर सिर्फ वुमेन कैंडिडेट से, तो बाकी सब मेल्स है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा डिसएडवांटेज, कितना बड़ा ही गैप दिख रहा है यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में।
तो ये चीज़ का गैप नहीं होना चाहिए। जो बीच में ना फोटो भी लगा रखी है वो एक्चुअल फोटो है। हाँ भाई, ये जो अमेंडमेंट है उसके लिए जो फीमेल्स है वो भी खड़ी हो रही हैं, वो भी बात लड़ रही है। आपको मैंने प्रॉपर साइड में जो चार्ट है वो भी प्रोवाइड किया है ताकि आपको पता चले कि कैसे जो हमारा वुमेन का जो रोल है पार्लियामेंट के अंदर हम लोग कहाँ पे और कैसे देख सकते हैं। सपोज राज्यसभा के अंदर 29 जो टोटल मेंबर्स है, खाली 245 से खाली 29 मेंबर्स ही। समझ रहे हो कितना छोटा ये रेशो है, खाली 12% ही। ठीक है, वही जब मैं बात कर रही हूँ आपसे लोकसभा के 2019 के इलेक्शंस के बारे में, तो वहाँ पे 81 सीट्स जो है खाली वही है वुमेन से फिल्ड होगी 543 सीट्स में से। ठीक है, तो ये क्या हुआ है भाई, खाली 15%। तो देख रहे हो कितना छोटा छोटा, कितना कम परसेंट ही जो है। और इनफैक्ट इस साल की जो हम लोग करंट की बात कर रही हूँ मैं, करंट स्टेटस, इसमें और कम हो गया, खाली 14%। पहले 15.03 था, अब 15 तो था, अब और कम हो गया, 14 हो गया। तो इससे मतलब पता क्या चलता है हमें कि भाई वुमेन की जो स्टेटस है, जो पार्लियामेंट में जो एक प्रॉपर भूमिका है, वो काफ़ी ज़्यादा ही लो है। इस वजह से ही जो अमेंडमेंट है उसकी पॉलिसीज़ की लाने की बात की जा रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, लाइक स्टार्टिंग से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों होने चाहिए भाई। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, ट्रस्ट बनता है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। इस वजह से जो अभी जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने हमें बोला था कि हाँ भाई हमारी जो कंट्री है हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करेगा। ठीक है, हम खुद एक सॉवरेन नेशन है। ठीक है, फाउंडेशंस क्या क्या है डेमोक्रेसी के भाई, पब्लिक ट्रस्ट का होना, इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट। क्या हम जो है हमारी गवर्नमेंट जिनको हम सरकार को चुन रहे हैं, जिस कैंडिडेट को हम चूज़ कर रहे हैं, उसकी ऐसी सरकार निकल कर के आए जो कि हमारे होप्स को, हमारे एस्पायरेशंस, हमारे गोल्स को पूरे करने के लिए ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज़ लेकर के आए, ऐसी स्कीम्स लेकर के आए ताकि अपलिफ्टमेंट हो सबका। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट्स हो गए। ठीक है, आपके जो इस साल के जो भी बजट आया 2024 में जो बजट आया अभी, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी चीज़ पे किया गया, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने पे। ठीक है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ पे, वुमेन की हेल्थ पर ध्यान देने में, फार्मर्स पे। तो ये मेन बेसिकली 4 फीचर्स है जो इस साल के बजट में भी नोटिस जो है हम लोग नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कौन कर रहा है सारे काम, गवर्नमेंट ही तो कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, हमने उनको इलेक्ट किया है। ठीक है, ओके, इम्पार्शियल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन रहती है, ऑपोजिशन की हेल्प से। ठीक है, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट की भाई फ्रॉड ना हो, मैनिपुलेशंस ना हो। आपने देखा होगा कुछ भी घपला होता है, सीबीआई की आ जाती है, जितनी भी रेट पड़ जाती है, ईडी की रेट पड़ जाती है, ये सारी की सारी इनकम टैक्स की रेट्स पड़ जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, इंश्योर करता है कि हाँ भाई जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो क्या रहे, वो बिल्कुल हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहे, वो फ्रॉड ना करे। ठीक है, अगेन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई ST SC OBC हर एक इंसान को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, हर एक कैंडिडेट, हर एक फील्ड के कैंडिडेट्स को लाना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, हमारे ऊपर हमारी गवर्नमेंट कोई भी अपने थोपे हुए रूल्स नहीं ला सकती। जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको कि भाई हमें नहीं बोल सकती कि कल तो तुम गाना नहीं गा सकते। ठीक है, हमारा मन है हम गाना गा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का और भी आप एग्जांपल फ्रीली हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की भाई हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने हमसे इतने आपने हमसे इतने टैक्सेस लिए, अब उसका क्या कर रहे हो। रोड पे मैं चल रही हूँ, गड्ढे तो अभी भी पड़े हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो। आपने जितने भी जो प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण ने बात करी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कि भाई ये हाईवेज बनेंगे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो अगर गवर्नमेंट उसके तरफ काम नहीं करती तो वी कैन क्वेश्चन देम। अकाउंटेबिलिटी होल्ड करती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करवाना। एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन में क्या समझो इसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में झगड़ा बेसिकली ना हो। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, हर एक जहाँ पे जो इससे हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारे पीएम को आपने देखा होगा वो कितने सारे विदेशी दौरे पर जाते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ की लॉ का ही जो रूल है वो रहेगा रादर देन किसी मोनार्क का। ठीक है, किसी किंग का रूल नहीं रहेगा, किसी बिल्कुल ऐसे हेजमनी नहीं बिल्कुल बन जाएगी किसी किंग की, किसी पर्टिकुलर पार्टी की, ऐसा भी नहीं रहेगा। ठीक है, मल्टी पार्टी रहेगी हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, कोई भी सिंगल पार्टी डोमिनेंस में नहीं आएगी। हर 5 साल बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमारे कंट्री के अंदर जो भी इलेक्शंस है वो करवाए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैंने आपको बताया कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होते कैसे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, बिल्कुल टुच्चे से, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ऑलरेडी बताती हुई आ रही हूँ। ठीक है, 18
जो आज के टाइम पे आप वोटिंग की एज है दैट इज़ 18। पहले के टाइम पे क्या थी भाई, पहले के टाइम पे 21 थी, ठीक है। वही के साथ हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि तुम दलित हो, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम वोटिंग नहीं कर सकते, फिर तुम खड़े नहीं हो सकते वोटिंग के लिए, ठीक है। इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट करते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है ना, उस टाइम पे वोटर ID कार्ड्स ना बहुत जल्दी बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में चाहते हैं लोग कि भाई आप जा करके वोटिंग करो, ठीक है। आपको कोई वोटिंग करने से मना नहीं करता, ये आपका राइट है वोटिंग करना। आप 18+ हो, यू शुड वोट। ये जो हमारे जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है कि वुमेंस को भी राइट मिलना, इसके लिए वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा है हम इसके। और भाई जैसे आपको पता है कि कैसे पहले हमारे पास ऊपर किंग का रूल था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स का रूल था, हम लोग हमेशा दब के रह रहे थे। पर अब वो चीज़ नहीं है, अब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो जा करके ज़रूर करना, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है कि भाई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के अंदर 19 अमेंडमेंट से यूएस के अंदर आया था, और भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से यूके के अंदर आया था। क्या चीज़? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। भाई जितने भी लोग पर्टिकुलर एज ग्रुप के ऊपर हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा क्या चीज़? राइट, कि भाई वो जा करके वोटिंग कर सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज भाई कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कंटेस्ट की भाई कौन कौन से जो लोग हैं उनको कंटेस्ट करने की इजाज़त है कि वो लोग ये जो इलेक्शन है उसके लिए खड़े हो सकते हैं। अगर वो इंसान जो इंडिया का सिटीज़न है उसको अलाउड है कि हाँ भाई वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए, कंटेस्ट का मतलब है कि हाँ वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, ठीक है, वो भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के अंदर हम लोग जिसकी भी एज, लोकसभा या फिर आप कह लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जिसकी भी एज 25 से ऊपर की है वो खड़ा हो सकता है। वही जब हम लोग राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जिसकी भी एज 30 से ऊपर है वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज गिवन है, रिस्ट्रिक्शंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस गिवन है कि इन चीज़ों के तहत अगर आपकी इनसे में से कोई चीज़ें हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कंटेस्ट इलेक्शंस नहीं कर सकते। पहला क्या है भाई, अगर आपको इम्प्रिजनमेंट, अगर आप जेल जा कर के आ चुके हो, आप जेल में थे, ठीक है, तो आप नहीं खड़े हो सकते। किसके लिए? इलेक्शंस के लिए आप नहीं खड़े हो सकते। कोई भी आप प्रॉफिट मेकिंग ऑफिस में हो या फिर आप किसी प्रॉपर ऐसी इंडस्ट्री में हो, कोई कंपनी में हो, तो आप जो है इलेक्शंस के लिए अगेन खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप दिमाग से या फिर किसी भी बॉडी पार्ट से आप अनेबल हो, ठीक है, आपका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप इलेक्शंस में अगेन खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। इंसॉल्वेंसी कैन रिस्ट्रिक्ट कैंडिडेसी, इसका मतलब कि आप बैंक करप्ट हो अगर, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही डेप्थ है, बहुत ज़्यादा ही लोन है, तभी आप अगेन खड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रखता है, पर हमारा जो ये सिस्टम है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कोई भी जो इंसान अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, एडुकेटेड नहीं है, उसका कोई भी क्लास, कास्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग कभी भी ध्यान में नहीं रखते, जेंडर, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते जो हम लोग इलेक्शन को कंटेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई कहते हैं ना कि भाई ये नेता तो अनपढ़ है, ठीक है, चाय वाला नेता बन गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी कंट्री के अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते, ठीक है। एजुकेशन को, क्लास को, कास्ट को, जेंडर को, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे जो इससे होता क्या है, इससे डेमोक्रेसी जो है वो बनती है, इससे डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका भाई कार्टून जो कि पेज नंबर 67 पे है। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये भाई बस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, वाई इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंपेयर टू एन एलिफेंट, कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ये एक इतने बड़े हाथी से कंपेयर क्यों किया गया है? देखो भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका नाम ही इतना भारी सा है ना, इसका मतलब भी वही है कि जो भी इंसान 18 से ऊपर की एज का है वो वोटिंग आराम से कर सकता है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे कंट्री के अंदर वोटिंग करवाना ये भी एक बहुत ही ह्यूज टास्क है, मैक्सिमम टास्क है। इसी वजह से हमारी कंट्री, बड़ी कंट्री को एक जॉइंट साइज़ के जो एलिफेंट है उससे दिखाया गया है, ताकि आप देख रहे हो वो ऐसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी कंट्री को वो संभाल करके चल रहे हैं कि हाँ भाई वो आराम से पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो काम कर सके, ठीक है। ओके, इज इट अनमैनेजेबल? येस, इट वॉज अनमैनेजेबल। क्यों अनमैनेजेबल था? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमारी कंट्री में, जहाँ पे हम लोग जस्ट अभी ब्रिटिशर्स से छूटे ही हैं, ब्रिटिशर्स से जब हम आज़ादी हुए हैं, उसके बाद ले करके आना क्या चीज़, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बहुत ही क्योटिक था, बहुत ही मुश्किल था, अनमैनेजेबल था।
पर हमने उस चीज़ को फॉलो किया है और हम उस चीज़ से पास्ट हो गए, उस चीज़ से आगे निकल गए हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारे जो इलेक्शंस है पूरी कंट्री के उसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और इट इज़ लाइक द स्टोरी इन विच एवरीवन डिस्क्राइब्स द एलिफेंट्स ओनली बाय इट्स पार्ट। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे इसका पता नहीं क्वेश्चन क्यों दिया था यहाँ पे इन्होंने, इसका खाली मतलब यही है इस पेंटिंग का जो ये जो पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पे कि हाँ, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, बहुत सारे थॉट्स हैं। हमारी कंट्री को बोला भी जाता है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबको साथ मिल करके चलना है, चाहे कितने भी अलग अलग टाइप के लोग क्यों ना हों, ठीक है। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था भी और आज के टाइम पे ज़रूरी है, ताकि जो इलेक्शंस है फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करवाए जाएं, ठीक है। सो यही था बेसिकली इस पूरे के पूरे जो आपको ये हाथी जो दिखा रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पकड़ करके चल रहे हैं ताकि पूरी की पूरी कंट्री जो है वो वोटिंग भी करे और पूरी की पूरी कंट्री एक साथ मिल करके काम करे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली चीज़ तो जैसे आपका बुक में ना आपकी एनसीईआरटी में 4 पेजेस का है, इसको मैंने 2 स्लाइड्स में कवर किया है, ठीक है। तो इसमें एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही वो मैंने आपको दिख रहा होगा कि तो छोटा छोटा लिखा है, पर वो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 4 पेज का मैंने 2 स्लाइड्स में कवर किया है, इस वजह से, ठीक है। ओके, एंड इसको अपनी बुक में ही साइड में लिखते जाना है या फिर अपनी जो नोटबुक है जहाँ पे नोट्स बनाते हो वहाँ पे लिखना है, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग भाई सबसे पहले कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है क्या। देखो, मैंने आपको उस समय से चैप्टर पूरा पढ़ाती जा रही हूँ कि भाई इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, पर इसको कंडक्ट करवाता कौन है। इतनी वास्ट स्केल पे हमारी कंट्री है इंडिया, इतनी वास्ट के स्केल पे जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना, मतलब आप सोच रहे हो बिल्कुल छोटी से छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी उठा लो, से बड़ी यूपी उठा लो, 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके अंदर, ठीक है। आप वही छोटी उठा लो एग्जाम्पल आपका दिल्ली, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे, तो आप इस मतलब एक भी होती, जैसे लक्षद्वीप है वहाँ पे एक है, आपका अंडमान निकोबार है वहाँ पे भी एक है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि भाई बड़ी से बड़ी हो गई चाहे छोटी से छोटी हो गई, हर एक जगह पे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, वो भी एक फ्री एंड फेयर मैनर में, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है, वो एक बहुत ही मेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जो कि इलेक्शन कमीशन ने ही उठाया है, जहाँ पे फ्री और फेयर जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है भाई, एक तो पहली बात तो ये ग्लोबली पूरे हर दुनिया में हर जगह पे इलेक्शन कमीशन जो है अपने अपने कंट्रीज़ की वहाँ पे वो है एंड ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे अब इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आर्टिकल 324 ब्रैकेट में 1, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, आपके 1 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 2 मार्क्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में कहाँ पे मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 324 के अंदर पार्ट 1 के अंदर ये मेंशन्ड है, जहाँ पे बात बताई गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इंडिया की अथॉरिटी के ऊपर जो इतना भी इलेक्टोरल वर्क है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देगा, उसके ऊपर काम करेगा, चाहे वो आपके लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, ठीक है, आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गए, वहाँ पे भी तो इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत पड़ती है ना। जो देखता कौन नहीं, सारी की सारी, जैसे मैंने आपको बताया था पीआर सिस्टम होता है, ठीक है, तो पीआर सिस्टम में अब किसको कैसे वोट्स बट रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ पे जो सरप्लस वोट्स है वो जा रहे हैं, एलिमिनेटेड हो रहे हैं, ये सब काम देखता कौन है भाई, इलेक्शन कमीशन ही तो देखती है। तो इलेक्शन कमीशन का रोल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे स्टेट के इलेक्शंस ले लो, ठीक है, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, हर जगह पे जो ये बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं लाइन बाय लाइन में बता रही हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा आप इसको ऐसे ही लाइन बाय लाइन इज़ एम आर लगा करके आप इसको लिखते जाओगे, ठीक है। अब जब अपना आंसर लिखोगे ना, उसमें स्ट्रक्चर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल्ड से और अंडरलाइन किया है वैसे आप भी मेंशन करोगे, ताकि टीचर की उस चीज़ पे नज़र पड़े कि हाँ इसने हर एक चीज़ मेंशन की है, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर कितने मेंबर्स आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसके अंदर जो मेजर मेंबर होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद होते हैं 2 आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद होते हैं 2 आपके नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर्स। इन सबको अपॉइंट कौन करता है भाई, हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट, मतलब समझो
द्रौपदी मुर्मू ने जो है ये राजीव कुमार को इनको इलेक्ट किया है। क्या चीज़ भाई? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ओके, अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं दो, इनको हटा भी प्रेसिडेंट ही सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर स्पेशल मेजॉरिटी। तो उसकी मदद से इनको हटाया भी जा सकता है और एक प्रॉपर कंसेंसस रिकमेंडेशन जो है उसके द्वारा मिलेगी, तभी इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब इनका जो टेन्योर है, टेन्योर कितने दिन का है भाई, कितने टाइम का है भाई? 6 साल का है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, 6 साल का है, या फिर जब तक वो 65 साल के 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। एंड अगेन इनको भाई हटाता कौन है? प्रेसिडेंट, वही स्पेशल मेजॉरिटी से जो रिकमेंडेशन मिलती है, स्पेशल मेजॉरिटी इज 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पेज का कि भाई हमारे कंट्री के अंदर जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है उसका क्या मेजर रोल है उसका, ठीक है। आप अपनी जो NCERT है उसमें पढ़ सकते हो, आपको पूरे जो आपका NCERT है उसमें यही सारी चीज़ें मिलेंगी, मैंने एक साथ क्लब करके आपके लिए रखी है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, ठीक है, आपने सारी बातें बता दी, उसका कॉम्पोजिशन बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, टेन्योर बता दिया। अब आते हैं हम लोग कि भाई फंक्शंस, वो काम क्या करती है हमारे इलेक्शन के कैंपेन के, इलेक्शन के टाइम्स पे, ठीक है। अभी इलेक्शंस हुए थे तो आप ऐसा समझो अभी इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया? सबसे पहले वोटर्स लिस्ट का सुपरविजन करना, कैंपेनिंग्स में ध्यान देना, जो कैंडिडेट हैं उनको जो सिंबल्स हैं वो प्रोवाइड करना, उनकी रैलीज़ के ऊपर ध्यान देना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, स्पेशली ऑन द डे ऑफ इलेक्शन पोलिंग बूथ के ऊपर, जो कि आपको सारी बातें स्टार्टिंग से समझाती हुई आ रही हूँ ना अभी, कि पोलिंग बूथ के ऊपर कहीं वहाँ पे बिल्कुल ऐसे मसल पावर तो नहीं हो रही है, EVM मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इलेक्शंस है उस एरिया में दोबारा कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी कौन ध्यान रखता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब इलेक्शन के टाइम होते हैं ना, बहुत सारी जगहों पे से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं कि यहाँ पे वापस से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ पाई गई, ठीक है। ये जो EVM मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई, आपको मैं आगे अभी EVM मशीन की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ताकि हमारी कंट्री में एक फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सके, इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेजर रोल है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिले, रिकॉग्निशन मतलब कि भाई सिंपल सी बात, उनको एक प्रॉपर एक सिंबल मिले, ठीक है, उनको एक स्टेटस मिले कि हाँ भाई अगर ये पार्टी इन्होंने अपना भरा है, फॉर्म भरा है कि हाँ ये पार्टी लड़ेंगी, तो ये पार्टी भी आए, हर एक को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर क्या है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है भाई कि भाई इंक्लूड्स लिमिटेड स्टाफ की, बहुत ही लिमिटेड स्टाफ है, जैसे आपको ऑलरेडी बताया। मेन जो उसके हेड्स हैं वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद कौन आता है? आपके इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं कि जब आपकी जो ये मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ना, अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो हर जगह पर जाकर के नहीं देख सकता ना, तो उसके लिए क्या है, मल्टी मेंबर नीचे बॉडी भी है जो काम करती है इसको लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के, ठीक है। एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ है इनका, साथ साथ भाई हर कुछ टाइम बाद जो है हमारी इलेक्शन कमीशन, जब भी इलेक्शंस होते हैं वो इवॉल्व होती गई है। इसका एग्जांपल आपके जैसे बुक में भी गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ राजीव गांधी के असैसिनेशन के केस के टाइम पे हुआ क्या था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनका मर्डर कर दिया गया था। कि एक ना लेडी आई थी, जब उन्होंने ऐसे हार राजीव गांधी को पहनाया था, और वो बेसिकली सुसाइड बॉम्बर थी, तो उसी टाइम पे वो बॉम्ब फटा एंड उनकी डेथ हो गई राजीव गांधी की, ठीक है। एंड ये किया क्यों गया था, क्योंकि जो राजीव गांधी थे उन्होंने श्रीलंका में ये LTTE वाला, जो अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा, ठीक है। LTTE वाला ग्रुप था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, तो श्रीलंका के अंदर उन्होंने यहाँ से इंडिया से फोर्सेस भिजवा दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा ही ऐसे क्योस का मौसम वगैरह जो था, माहौल जो था वो हो गया था। इस वजह से उनके लिए, राजीव गांधी के लिए अगेन मर्डर बॉम्बिंग हुई थी उनके, उस टाइम पे असैसिनेशन किया गया था उनका, ठीक है। ये आपका पहला केस दिया हुआ है। दूसरा केस दिया हुआ है आपका भाई किसका, गुजरात के राइट्स का केन है। उसके अंदर हिंदू के जो पिलग्रिमेज थे वो जा रहे थे, जो लोग थे वो जा रहे थे पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, एंड वहाँ पे काफ़ी जो ट्रेन थी उसको फायर लगा दिया गया था, काफ़ी डजन के अमाउंट में जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके ऑपोजिट में थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स की जो डेथ है वो करवा दी गई थी, एंड काफ़ी ज़्यादा रॉयट का सीन हो गया था। तो उस टाइम पे भी मैंने 2 केसेस क्यों समझाए कि उस टाइम पे भी इलेक्शंस हुए थे, एंड हमारी जो इलेक्शन कमीशन है
उसने बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इलेक्शंस को स्मूथली करवाने में, ट्रांसफ़र होने में एक से एक चीज़ें, ठीक है। तो यही खैर आपका पूरा का पूरा था इलेक्शन कमीशन के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में आपने पूरे के पूरे 4 पेजेस आराम से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज नंबर आपके 71 पे। ये साइड में आपको फोटो दिख रही है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द नेताजी इज अफ्रेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वही जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, ठीक है। वाई डू लीडर्स फियर द इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे आपको नीचे जो सेंटेंस है ना वो भी आप अपने बुक में देखना, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, वॉच आउट, विनिंग द इलेक्शन इज गोइंग टू बी टफ, वी विल हैव टू फेस न्यू सिचुएशंस लाइक द कोड ऑफ कंडक्ट, फ्री एंड फेयर पोलिंग, स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ही यही है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है ना वो उसका मेजर रोल क्या है, देखो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना। और पॉलिटिशियंस का मेन काम क्या है कि भाई मुझे तो बस इलेक्शंस लड़ने से और मुझे इलेक्शंस जीतने से मतलब है, चाहे किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो चाहे अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस भी अपनाएं उनके लिए चलेगा, पर इलेक्शन कमीशन के लिए ये चीज़ नहीं चलेगी। तो वो इस चीज़ का क्या रखेगी, वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी क्या, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, है ना। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगी तो हमारे कंट्री में तो पहली बार फिर डेमोक्रेसी रही नहीं, ठीक है। जिसका मन आया उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने ऐसे धड़ धड़, पता चले एक ही इंसान जो है वो 5-6 बार वोटिंग कर रहा है, तो नहीं ना, 1 पर्सन 1 वोट, है ना। आपने देखा होगा जब भी आप इलेक्शन जो लोग हैं जो इलेक्शन बूथ से बाहर निकलते हैं उनके यहाँ पे ऐसे इंक लगा दी जाती है। तो इंक लगाने का मतलब क्या होता है कि इस इंसान ने वोट कर दिया, अब ये दोबारा वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो 1 पर्सन 1 वोट, ये भी एक तरीका है फ्री और फेयर इलेक्शंस के अंदर उसको इंश्योर करने का, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके कौन बनेगा टॉपर के क्वेश्चन नंबर आपके 2 से, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द टास्क आर नॉट परफॉर्म बाय इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन कौन से टास्क परफॉर्म नहीं करता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, ना स्टेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपसे, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ना ही मैं आपसे बात कर रही हूँ मल्टी मेंबर की। यहाँ पे सीधे इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ जो कि पूरे के पूरे कंट्री के लेवल पे देखती है क्या चीज़, इलेक्शंस को, ठीक है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि इलेक्टोरल रोल्स को, कि कौन सी पार्टी क्या रोल प्ले करेगी, क्या जितने भी इलेक्शंस के रोल्स हैं उसको ध्यान देना, उसको प्रिपेयर करना। सेकंड इसकी नॉमिनेट करना कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे। थर्ड इसकी भाई पोलिंग बूथ्स को सेटअप करना, जो कि जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं कहाँ कहाँ पे इलेक्शंस होंगे उसको ध्यान रखना, सेटअप करना। फोर्थ इसकी भाई मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना कि भाई किस तरीके से सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा, किस लय में चलेगा। जैसे अभी के जो इलेक्शंस हुए थे वो 7 फेजेस में हुए थे, तो वो किस तरीके से चलेगा उसको ध्यान रखना। और लास्ट आपका पंचायत के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। तो ये जो चीज़ है ना लास्ट, ये भाई होता है आपका स्टेट के अंदर, ठीक है। तो अब आपको इन सब में से बताना है भाई कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती है, ठीक है। ओके, वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दिया, बट आई गेस कि आपको इस चीज़ का आंसर पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर, जैसा कि इसका नाम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल का मतलब ये कि भाई पूरा का पूरा इलेक्शन का हर एक चीज़, हर एक सिस्टम, हर एक चीज़ A to Z। वहीं रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो रिफॉर्म्स का मतलब है भाई आपका चेंज, कि कैसे जो इलेक्शन जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर कैसे टाइम टू टाइम चेंजेस जो हैं वो लाए गए। पहला कैसा सिस्टम था, पहला भाई आपका अंगूठा लगाने का सिस्टम था, ठीक है। पहला आपका साइनिंग का सिस्टम जो था वो सब चीज़ें थी। अब क्या है, अब आपकी EVM मशीन है, बटन का सिस्टम हो गया। तो ये सब क्या है, ये धीरे धीरे चेंजेस लाए गए हैं, इवॉल्व हुआ है सिस्टम। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। सबसे पहले चीज़ कि रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली कहीं पे भी कोई जो चेंज होता है, चेंज की ज़रूरत क्यों करते हैं, क्यों चाहिए होती है चेंज की ज़रूरत। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो अगर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो झूठे झूठे वादे करते हैं, झूठे झूठे तसल्ली देते हैं, झूठे दिलासा देते हैं, तो उस चीज़ को चेंज लाना पड़ेगा। उस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपको साइड में फ़ोटो में वो दिखा रखा है ना, भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या सही में अच्छे दिन आए थे। लाइक 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट की बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बिल्कुल वादे किए गए थे, बातें की गई थी। तो क्या सही में वो चीज़ लाई गई थी, नहीं लाई गई थी।
कल के पेपर में ही जो पूरा आर्टिकल आया हुआ था, एक अभी जो बजट निकला है उसकी वजह से, तो ऑपोजिशन में राहुल गांधी जो थे उन्होंने भी ये बोला था कि पहले भी ये वादे खोखले थे, अभी भी ये वादे खोखले ही रह जाएंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रही है जो गवर्नमेंट है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि देखो स्टार्टिंग से ऑपोजिशन और जो मेन गवर्नमेंट है उसके बीच में चलती रहती हैं, पर जो नॉर्मल सिटीज़न है उसके लिए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है ना ये, ठीक है। तो इस चीज़ में रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि भाई फ्री और फेयर इलेक्शंस का होना, ऑनगोइंग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल सिस्टम का सही तरीके से काम करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तब से लेकर के 1947 से लेकर के आज के टाइम पे 2024 तक में क्या क्या सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे एडल्ट सफ्रेज सबको मिलना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप संविधान वाले जो सीरीज़ उसमें देखो, तो उसमें फंडामेंटल राइट के टाइम पे ही ये चीज़ बताई गई थी कि हाँ भाई यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जो है वो सबको देनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज इनकरेजिंग सिटीजन टू कंटेस्ट इलेक्शंस। भाग तो लेना ही लेना है, बट आप कंटेस्ट भी करो ताकि जितने प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड में आएंगे, मार्केट में आएंगे, उतना ही जो मेन पार्टी है उसके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ता है तब जो गवर्नमेंट है वो काम अच्छा करने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरवाइज करना और कंडक्ट करना इलेक्शंस को, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है ही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है रिफॉर्म्स के क्या क्या प्रपोजल रहे इतने साल तक में, और इतनी सारी चीज़ों को जिन्होंने चेंज किया है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले भाई स्विच फ्रॉम FPTP टू PR सिस्टम। ये बात काफ़ी कही गई है, अब क्यों कही गई है देखो, इस साल के जो इलेक्शन थे 2024 के इलेक्शंस, मैं आपके लिए ना यहाँ पे चार्ट भी लगा दूंगी अभी, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों PR सिस्टम हमारे कंट्री के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। देखो भाई, जैसे कि इस साल का जो आपका इलेक्शन हुआ वहाँ पे NDA की गवर्नमेंट है उसको 43.3% वोट्स मिले। अगेन 50% वोट्स को तो खैर वो लोग क्रॉस नहीं कर पाए, तो ये FPTP सिस्टम हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 43.3% के अकॉर्डिंग जो सीट्स मिली हैं उन्हें लोकसभा के अंदर वो है 293। पर अगर हम लोग PR सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें इस चीज़ को, तो मिलने कितनी चाहिए 243। देख रहे हो गैप कितना ज़्यादा है। भाई हम लोग अपोजिशन की बात करें, जो कि इंडिया का जो ब्लॉक था, ठीक है, INDI का जो ये ब्लॉक था, इसमें क्या इसको कितनी वोट्स मिले भाई 41.6। देख रहे हो कितना क्लोज का टारगेट है। इसी वजह से इस साल के इलेक्शंस को बोला गया कि ये एक्चुअली में बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया गया, बहुत ही अच्छी टक्कर थी, ठीक है। ऑपोजिशन और जो आपकी इस बार की कह लो आप जो मेन जो पार्टी है, रूल है, वो कर रही है, उसके बीच में बहुत अच्छी टक्कर थी। खाली 2% समथिंग का कुछ यही डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। वहीं जब बात करें एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो इंडिया के ब्लॉक को कितनी मिली है भाई 234, जबकि मिलनी कितनी चाहिए थी इनको एक्चुअली में 225। यहाँ पे कम हो गई, बट जो एक्चुअल सीट है वही। जब हम लोग बाकी के जो इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स है, बाकी के जो अदर पार्टीज है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको वोट्स कितने मिले हैं 15.1%। मिलने कितनी चाहिए थी सीट अकॉर्डिंग टू PR 75। तो उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहता किसमें, लोकसभा के हियरिंग्स के अंदर, लोकसभा के डिबेट्स के अंदर, उनकी बातों के अंदर। तो इससे बहुत ही एक ऐसी चीज़ निकल कर के बाहर सामने आती है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो ये वोट्स, जो ये सीट्स, जो इनका जो ये भेदभाव है ना, वो बदल सकता था अगर हम PR सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। कि भाई वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन होना सीट्स के ऊपर, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था जब मैं आपको डिसएडवांटेज ग्रुप समझा रही थी कि हाँ भाई वुमेन को भी प्रॉपर जो रिजर्वेशंस है वो मिलनी चाहिए, किसमें, सीट्स के अंदर, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, ठीक है। उनके लिए अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है। 1/3 मिली है, दैट्स गुड, बट प्रॉपर अमेंडमेंट होना चाहिए। थर्ड इसकी भाई कंट्रोल करना है एक्सपेंसेस को, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है उसको एक प्रॉपर सेट क्राइटेरिया दिया जाता है कि इतने क्राइटेरिया में ही आपको जितने भी कैंपेन्स हैं, जितनी भी रैलीज़ हैं, जितना भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, आपको इतने बजट के अंदर ही करना है। पर ऐसा जल्दी नहीं होता है, ठीक है। दे स्पेंड अ लॉट, ठीक है, दे स्पेंड अ लॉट ऑन रैलीज एंड कैंपेन्स एंड हर एक चीज़ में, ठीक है। अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी है तो आपको पता होगा उसमें कि एक्चुअली में रैलीज़ में कितना खर्चा, कितना पैसा, कितना कुछ लग जाता है, ठीक है। ओके, फिर फोर्थ नंबर पर आते हैं कि भाई जो क्रिमिनल कैंडिडेट है उसको तो डेफिनेटली हटा देना चाहिए, उसको नहीं लाना चाहिए किसमें, इलेक्शंस के सारे काम में। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल है। क्रिमिनल कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए, ठीक है। गुंडागर्दी पे, मर्डर्स पे, बिल्कुल ऐसे मसल पावर पे, किसी भी चीज़ पा सकता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
फिफ्थ इसकी भाई कास्ट और रिलीजियस जो ये सारे अप्रोचेस होते हैं इसको हटा देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। आप क्लियर में साइड में स्पेशली यहाँ पे कार्टून्स लगाएं ताकि आपको और क्लियर हो ये चीज़ें। जैसे कि जो ऊपर एक नेता बैठा हुआ है वहाँ पे वो कह रहा है कि भाई तुम ना ये 4 पिलर्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, डेमोक्रेसी की तो नींव है। अब नींव क्या है भाई? क्राइम को हटाना, कास्ट, कैश, पैसा मतलब, ठीक है। उसके बाद रिलीजन। आज के टाइम पे आप देखो, नॉर्मली भी देखो कि जितने भी कोई वादे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बोल देते हैं, वो कह देते हैं कि भाई रिलीजन बायसनेस हो गई है बेसिकली हमारे पॉलिटिक्स आज के टाइम पे, ठीक है। अगर आप बीजेपी की वही बात करो तो वो हिंदू को फेवर करती है, वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करो तो वो मुस्लिम्स को फेवर करती है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी वही चीज़ें हैं कि भाई आज के टाइम पर डेमोक्रेसी इन पॉलिटिशियंस के हिसाब से यही सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोग आते हैं भाई कि आपका रेगुलेट करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि बहुत ही वो ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक मैनर में काम करे। जैसे कि आपको अगेन वो फोटो जो मैंने वहाँ पे लगा रखी है, वो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं हाँ शी इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी के लिए गुड नहीं है? ट्रांसपेरेंसी, कि सब कुछ सारे कच्चे चिट्टे जो हैं वो आकर के किसके सामने खोल दिए जाए? पब्लिक के सामने खोल दिए जाए। तो अगेन ये भी एक ऐसा क्या है, स्वीट पॉइजन की तरह आपको बताया गया है, कहाँ पे? कार्टून के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इस भाई कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या कंसिडरेशंस। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन दिस सजेशन, कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, इसके बारे में पूछताछ जो है वो नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ लीगल रिफॉर्म्स लाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीगल रिफॉर्म्स का मतलब है कि भाई जो इतने भी आपके जो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ये रैलीज अगेन वही निकालती हैं, उनके ऊपर एक पर्टिकुलर सेट क्राइटेरिया सेट करना कि वो एक्चुअली में कितना जो बजट है वो डाल रही है अपने, जब वो इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही है उसमें, ठीक है। लोगों के बारे में यहाँ पे जो कहते हैं ना कि एग्जिट पोल्स निकाल देते हैं, उसमें कमी करना, ठीक है। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स पहले ही बाहर नहीं निकालना, रादर देन कि आप प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं उसका वेट करो, ठीक, ओके। जो भी कोई डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके तरीके से ही फ्री और फेयर तरीके से जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाने चाहिए। तो आते हैं आपके एनहांसिंग द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, कि भाई हमारा जो इलेक्शन है उसको बढ़ाया अच्छे तरीके से कैसे जा सकता है? तभी बढ़ाया जा सकता है जब जो सिटीज़न है वो विजिलेंट रहे। जो मैंने आपको फ़ोटो लगा रखी है बिल्कुल कॉर्नर में, वहाँ पे आप देख रहे होगे, वहाँ पे हर एक इंसान जो बेसिकली पॉलिटिशियन है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दबाओ फॉर आईपैड्स, यहाँ पे फॉर लैपटॉप, यहाँ पे फॉर राइस के लिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आपके मोडिफाइड रिजीम्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आप इन सब चीज़ों को देख करके मत दबाओ, आपको कहाँ पे लैपटॉप मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको ये सारी मिल रहे हैं, सब फेक बात है। आप ये देखो आपकी गवर्नमेंट ने 5 साल में क्या काम किया, आप उसको देखो, उसको समझो, उसको जानो, उसके बाद आप अपने सारे के सारे जो भी कोई आपके डिसीजन है उसके बाद लो। आपको विजिलेंट बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है, आप इसलिए पढ़ भी रहे हो, राइट, ओके। एंड विद दिस आपका यही था आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर। पर जाने से पहले आपका भाई सब हम लोग बढ़ते हैं आपके रेफरेंस मटेरियल के ऊपर, जो कि आपके सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। बहुत छोटा सा है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो भाई, जब आप अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिख रहे हो तब आप उसमें ये वाली चीज़ मेंशन करोगे, ठीक है। मेंशन क्या करोगे भाई? ईवीएम मशीन के बारे में, वीवीपैट के बारे में और नोटा के बारे में। ईवीएम मशीन क्या है? ये जो आपको मशीन दिख रही है जहाँ पे सारे बटन्स लगे हुए हैं एंड उसके सामने सारे नाम लिखे हुए, जो पार्टी है उसके बारे में, उसको बोलते हैं आपकी ईवीएम मशीन। वीवीपैट का मतलब क्या है? आपके वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका बेसिकली जो साइड में आपको सर्कल कर दूंगी मैं, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये मशीन जो है, इससे पता चलता है जो वोटर है ना उसने अपना वोट दे दिया है, वो एक एलिजिबल वोटर है। एंड इसके साथ साथ कोई भी माल फंक्शन ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो, इस वजह से इसको रखा गया है, निर्धारित किया गया है। और हर जगह पे जहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस बूथ पे हमेशा ये जो मशीन है वहाँ पे रहती ही रहती है, ठीक है, ओके। एंड नोटा का बटन बिल्कुल एंड में देखो, वहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस दिख रहा होगा। क्रॉस का मतलब ही यही है कि भाई मैं किसी को भी वोट नहीं करना चाहता, किसी भी कैंडिडेट को जो ऊपर में है उसे किसी को वोट नहीं करना चाहता, मैं नोटा का बटन भी दबाया, ठीक है। तो ये वाला सारा सिस्टम होगा किसमें? आपका ये सारी चीज़ें आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में देखने को मिलेंगी आज के टाइम में मिलती हैं, ठीक है, ओके। अब और क्या क्या चीज़ें हैं भाई? रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, अगेन जो मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई पार्टी जो कि क्या पता ना जीत रही है या फिर जीत रही है, उसका पहले ही ढिंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन प्रॉपर रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, ठीक है। जो रिपोर्टर्स करते हैं ये बिल्कुल माइक जाके पूछ देते हैं, आप बताइए आपने किसको वोट किया, आप बताइए आपने किसको वोट किया।
हमारे कंट्री में जो ये मैंने किसको वोट किया ये एक सीक्रेट है, ठीक है। आपने देखा होगा प्रॉपर बॉक्स रहता है जहाँ पे वोटिंग करते हैं। क्यों ये काम किया जाता है? इसी वजह से कि जो हमारे वोट्स होते हैं वो सीक्रेट बैलेट पेपर, जो नाम ही है ना इसीलिए बड़ा हुआ है सीक्रेट बैलेट पेपर, ताकि जो हमारे वोट्स हैं वो सीक्रेट रहे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है भाई आपका जितने भी आपके इलेक्शंस के अंदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। कैसे भाई? 70 से 95 लाख तक, 70 to 95 लाख तक हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई लार्जर स्टेट्स के लिए, जैसे महाराष्ट्र, MP, UP, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वहाँ के लिए, उन जगहों के लिए इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। भाई अगर हम लोग छोटे स्टेट्स की बात करें, स्मॉल स्टेट्स की, तो 54 से 75 तक के इंक्रीज़ कर दिए गए। कहाँ पे? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लोकसभा के इलेक्शंस पे, जो अभी पूरे कंट्री में हुए लोकसभा के इलेक्शंस, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वही जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस की बात करते हैं तो अगेन वहाँ पे भी लार्जर स्टेट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उसको इंक्रीज़ किया गया, एंड जितने भी स्मॉलर स्टेट के एक्सपेंडिचर्स है, मतलब जितना बेसिकली खर्चा लगता है उसको इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। ओके, एंड लास्ट में यूज़ किया गया किसका? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो भी कोई चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन के बीच में बात की जाए, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड आप समझते हो ना कैसे कि एक बॉन्ड बनाया जाता है, तो दैट्स इट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ ही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो निर्धारित की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप ऐसा समझ लो कि भाई एक पर्टिकुलर सेट क्राइटेरिया कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाएगा, ठीक है। एम करना किसको? रिवोल्यूशनराइज करना इलेक्टोरल के प्रोसेस को, एंड जो वोटर का बिहेवियर है, मतलब कि जो हम सिटीजन हैं हम विजिलेंट बने, ठीक है। हम ध्यान दें कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं, हम सही कैंडिडेट चुनें और सही उम्मीदवार, कहते हैं ना कि सब सही उम्मीदवार चुनो ताकि सही गवर्नमेंट जो है वो आए, क्योंकि वही गवर्नमेंट आपके ऊपर 5 साल के लिए आपके लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, रूल्स बनाएगी, लॉज लेकर के आएगी, तो वही गवर्नमेंट होगी। इसलिए ध्यान से अपने कैंडिडेट को चुनिए, उसको समझिए, ठीक। ओके, ये उस जो रेफरेंस मटेरियल है उसका प्रॉपर एक फ़ोटो है, क्लिक है, मैंने यहीं पर स्लाइड में डाल दिया है, अगर आप आलसी हो कि आप जा करके वहाँ से नहीं डाउनलोड कर सकते, ठीक है। बाकी मैंने पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, स्टडी बॉक्स बाय सागर का पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट हम लोग आते हैं आपके पेज नंबर 73 के कार्टून पे, ठीक है। यहाँ पे है व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। पहले उसके नीचे की लाइन पढ़ लेते हैं। Forget the old habit and face the camera. Remember you have been nominated and are standing for the election now. इस कार्टून से क्या पता चलता है कि वो अपना चेहरा क्यों ढक रहा है? क्योंकि कोई जो एक क्रिमिनल है ना वो पॉलिटिशियन बना है, तो अगर वो क्रिमिनल है तो उसको तो शर्म आ रही है कि वो कैसे आए सामने, लोग मुझे क्यों ही वोट करेंगे, किस वजह से वोट करेंगे, इस वजह से ये जो फ़ोटो है वो बनाई गई है, ठीक है। Should a person accused of a serious crime be barred from contesting an election? Yes, बिल्कुल भाई। देखो भाई मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जो भी कोई क्रिमिनल है, मर्डरर है, उसको नहीं इलेक्शन में आने देना चाहिए, ठीक है। जैसे क्योंकि वो गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है ना, वो गोली चला सकता है, वो मसल पावर यूज़ कर सकता है, मनी का यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए पहले कुछ प्रॉब्लम थी ना, आज के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है? ये वो चीज़ है कि जहाँ पे किसी भी जो क्रिमिनल है उसको अलाउ नहीं करने देना चाहिए इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। ओके, अब ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई मेजर पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। आप क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, आपको पता होने चाहिए, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। एंड इस साल के जो इलेक्शन है उसका थोड़ा सा छोटा सा ग्लिम्स है ये कि भाई जीता कौन है। भाई भारतीय जनता पार्टी जीती है, जो कि किसके साथ लेड थी भाई, मतलब किसके साथ कोएलिशन में थी? एनडीए के साथ कोएलिशन में थी, जहाँ पे उसको 293 सीट्स मिली हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, आउट ऑफ 543 सीट्स। वही जब हम लोग अपोजिशन की बात कर रहे हैं तो उसके सामने कौन था भाई? इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका पूरा नाम है इंडिया के ब्लॉक का, ठीक है। इसके अंदर आपकी बहुत सारी पार्टीज़ थी एंड मेजर पार्टी कौन थी? उसमें से कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। एंड वहाँ पे उनको कितनी सीट्स मिली है? 234 सीट्स मिली हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक दे रही है किसको? बीजेपी को। इस साल के जो आपके इलेक्शंस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा ही हमने देख सकते हैं कि वोटर्स का जो है वो टर्नआउट हुआ है। आउट ऑफ 968 मिलियन वोटर्स में से 642 मिलियन वोटर्स ने यहाँ पे आकर के इस बार वोटिंग किया है। एंड काफ़ी सारे ही फेजेज़ में, लाइक 7 फेजेज़ में आपका जो पूरा का पूरा इलेक्शन था वो कंडक्ट किया गया था और 4 जून को 2024 में इसका रिजल्ट आ गया था, ठीक है।
ओके एंड कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना आंसर लिखो, आप उसमें सारी की सारी बातें मेंशन कर सको। ठीक है, मैं साइड में आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर फोटो भी डाल दी है कि कहाँ पे किन किन फेजेज़ में कैसे आपके जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट किए गए, किन किन तारीख पे कंडक्ट किए गए थे। 7 फेजेस थे ना, तो किन किन तारीख पे कंडक्ट किए गए। काउंटिंग ऑन 4 जून और रिजल्ट भी उसी दिन निकल करके आया था। इलेक्शंस का होना क्यों ज़रूरी है कि ताकि वो एक फ्रीडम ऑफ चॉइस, अगेन हमें पीसफुल ट्रांजिशन हम लोग हर 5 साल बाद इस चीज़ का देख सकते हैं। आप देखो 2014 से पहले आईएनसी मतलब इंडियन कांग्रेस की सरकार थी, आज के टाइम पे हमारे पास बीजेपी की सरकार है बेसिकली। ठीक है, वहीं ये एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी बनाता है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, और जो गवर्नमेंट है वो साथ साथ चेंज करती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वोटर्स वोटिंग। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो रहता ही रहता है। एंड सोशल रिप्रेजेंटेशन को दिखाना एक पार्टी के अंदर, वही जैसे मैं आपको पहले बताया कि एनडीए के अंदर डिफरेंट टाइप की आपकी पार्टीज़ उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग आपके थॉट प्रोसेस होंगे, अलग अलग आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, हर एक चीज़ अलग अलग मेंशन्ड है उसके अंदर। ठीक है, एंड माल प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज़ करना, वही जो आपको मैं नीचे वी पैट मशीन जो देख रहे हो, अब आपको फाइनली लाइट वाली मशीन दिखा दी कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, और इससे पता क्या चला कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे बिल्कुल ही फ्री और फेयर तरीके से जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो विद दिस जो आपका चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर योर एग्जीक्यूटिव। वो चैप्टर पढ़ने के लिए ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि उसमें आपके 3 टाइप के एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स हैं। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको हर एक कंट्री के बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं कि भाई फ़ोटोज़ के थ्रू वहाँ पे किंग और क्वींस कैसे दिखते हैं, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, पीएम कैसे दिखते हैं, कौन सी कंट्री दिखती कैसे, बेसिकली मैप कैसा दिखता है, हर एक चीज़ मैंने बताई है। सो जाकर के उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे के सारे मेरे दिख जाएंगे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। इंस्टाग्राम हो गया मेरा, ट्विटर हो गया मेरा, फेसबुक, व्हाट्सएप कह रही हूँ मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जाकर के प्लीज़ उनको फॉलो करना, स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, आई लव यू गाइस, सीरियसली व्हेन यू सब्सक्राइब ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर एक कॉमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, तो जाकर के सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।